वेलकम, वेलकम, वेलकम। सी इंटरमीडिएट के एफएम के फास्ट ट्रैक वाले प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स, हमने कल चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज हमारी उसी चैप्टर की सेकंड क्लास है। चैप्टर का नाम था लिवरेज। पहले 5 मिनट लगाकर ज़रा जल्दी से मैं पहले लिवरेज जितना मैंने पढ़ा दिया था उतने को रिव्यू करा दूँ ताकि मैं उसे आगे बढ़ा सकूँ। उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएँ, ठीक है जी? पहली बात, इनकम स्टेटमेंट हमने सबसे पहला कांसेप्ट पढ़ा था। जल्दी-जल्दी रिकॉल करते हैं, आप मेरे साथ-साथ एक बार अपने मन में कांसेप्ट्स को ब्रश अप करिएगा। इनकम स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले आती है सेल, सेल में से माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बाद आती है कंट्रीब्यूशन। एक छोटी-सी बात मैंने इन दोनों को जोड़कर और बताई थी कि जब हम वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स करते हैं इनटू 100 करते हैं तो इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। याद है आपको ये बात? और जब हम कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 करते हैं तो इसे कहते हैं पीवी रेशियो। इस रेशियो का नाम क्या होता है? पीवी रेशियो। और वेरिएबल रेशियो और पीवी रेशियो मिलाकर 100% होती है। ये बात हमने यहाँ पे मेंशन भी की थी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो मिलाकर 100% होती है। क्योंकि ये दोनों को मिला दो तो सेल आ जाती है 100%। तो ये बात भी हमें अच्छे से पता है। यानी अगर मुझे किसी की वेरिएबल कॉस्ट 80% पता है, तो मुझे पता लग जाएगा कि वे उसकी पीवी रेशियो 20% है। अगर मुझे ये पता है कि किसी की कंट्रीब्यूशन 30% है, तो इसका मतलब उसकी वेरिएबल कॉस्ट 70% है। वो एक-दूसरे से डिराइव हो जाती हैं। सबको समझ आ गई ये बात? रिकॉल हो गई? जल्दी-जल्दी एक्टिवली थम्स अप करते जाओ, मुझे इंटिमेट करते जाओ, इतनी बात बताते रहो। अब हम इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये बिज़नेस करने की फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है ये वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी है। मतलब इसके बिना बिज़नेस नहीं होता। जैसे रेंट देना, जैसे मैनेजर की सैलरी देना, ये बिज़नेस के खर्चे हैं। ये बिज़नेसमैन के खर्चे नहीं है, बिज़नेसमैन की गरीबी के खर्चे नहीं है। ये खर्चे इसलिए अराइज़ नहीं हो रहे कि बिज़नेसमैन के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उसने पैसा बोरो किया भाई, इसलिए नहीं है। ये खर्चे बिज़नेस के हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। मुख्य बिज़नेस के फिक्स्ड खर्चे हैं ये, ठीक है? इसके बाद आती है ईबीआईटी। अब ईबीआईटी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है कई बार, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो डिबेंचर्स पे दिया जाता है, लोन पे दिया जाता है, बॉन्ड्स पे दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रेफ़रेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, इन दोनों के रेट फिक्स्ड होते हैं। ये इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन ये दोनों मिलाकर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन इस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने एक कैveat बोला था, आपको बताया था एक एक परेशानी, एक पंगा, एक डिफ़रेंस है। क्या डिफ़रेंस है कि जो प्रेफ़रेंस डिविडेंड है, वो जितना दिखता है उससे ज़्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी को ₹70 का प्रेफ़रेंस डिविडेंड देना है, तो मुझे उससे पहले ₹30 का टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो ₹70 का प्रेफ़रेंस डिविडेंड है, वो मुझे फ़ील कितना होगा, मुझे महसूस कितना होगा, मेरे ऊपर कितना बर्डन है उस पैसे का। देने हैं ₹70 लेकिन वो मुझे चुभता कितना है, दुखता कितना है? ₹100 के जितना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बात समझाई थी, याद करिए थर्ड कांसेप्ट में कि प्रेफ़रेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर, यानी प्रेफ़रेंस डिविडेंड को हम 1 - T से डिवाइड कर देते हैं। जितनी फ़िगर आती है, उतना प्रेफ़रेंस डिविडेंड हमें चुभता है। यानी जब भी हम प्रेफ़रेंस डिविडेंड किसी को ₹70 देते हैं, वो हमें महसूस ₹100 होता है, अगर हम 30% टैक्स मान के चल रहे होते हैं तो। जैसे क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया होगा, आप घबराएँ नहीं। क्या ये बातें आपको याद आ रही हैं मैंने क्या कहा? यहाँ तक की बातें याद आ गई? टैक्स जो है वो पूरा का पूरा टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। सिर्फ़ प्रेफ़रेंस डिविडेंड पे जाने वाला टैक्स जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, अदरवाइज़ बाकी का टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट नहीं है। इसके बाद ये ईएस आ जाती है, जो कमाई इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कमाई, उन्हें डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कि एक शेयर को कितनी कमाई मिलती है। जब कंपनी अपना पैसा बाँट रही होती है, तो पैसे में सबसे पहले कौन आता है? डिवेंचर लोग आते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए, फिर गवर्नमेंट लोग आती है टैक्स देने के लिए, फिर प्रेफ़रेंस शेयर्स आते हैं प्रेफ़रेंस डिविडेंड लेने के लिए। अंत में जो बचता है वो इक्विटी शेयर्स को बँटता है। ये कहानी भी याद आ रही है, रिकॉल हो रही है? आगे देखते हैं। अब हमने बात करी थी बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स के कांसेप्ट की। किसी भी अमाउंट को यदि मैं बिफोर टैक्स लिखता हूँ, देखो ये पिछली क्लास की रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए सुपर फास्ट स्पीड में 5 मिनट में पिछली क्लास रिवाइज़ करा रहा हूँ। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो ज़रा जल्दी-जल्दी। अगर हम बिफोर टैक्स वाले अमाउंट को 1 - T से इंटू कर देते हैं तो आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट आ जाता है। इसी तरह अगर आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट को हम 1 - T से डिवाइड कर देते हैं, देखो यहाँ इंटू हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना। तो अगर हम आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट को 1 - T से डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारे पास बिफोर टैक्स वाला अमाउंट आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। प्रेफ़रेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर मैंने पहले ही बता दिया। एक मैथ्स का कांसेप्ट मैंने रिकॉल कराया था, याद है? कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस एंड दिस आई हैव ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। मालिक क्या बोलता है? कंपनी का मालिक क्या बोलता है? कंपनी का मालिक बोलता है आई हैव ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, यानी मुझे दोनों रिस्क हैं। तो एंड आ रहा है, एंड की वजह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसीलिए जब हम डीसीएल निकालते हैं तो बीच में इनटू किया जाता है। इसलिए जब हम डीसीएल निकालते हैं तो उन दोनों के बीच में इनटू किया जाता है। तो देखिए डीओएल क्या होता है? डीओएल होता है ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क, जो हमारी मुख्य फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी वजह से आने वाला रिस्क। बेटा लिवरेज निकाली कैसे जाती है? लिवरेज निकाली जाती है फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। ये रूल याद है आपको? फिक्स्ड कॉस्ट देने से
पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। तो ये आ गई कंट्रीब्यूशन, ये आ गई ईबीआईटी। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो डीओएल आ जाता है। फिर बात होती है डीएफएल की। डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कहने का मतलब होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ये हमारा डीएफएल का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है दोस्तों? ये डीएफएल यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट है। ये भी क्लियर है आपको सबको? देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कौन-कौन सी है? आप मुझे बताओ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कौन-कौन सी है? तो आप बोलोगे 2 फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। कौन-कौन सी 2 फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है बताओ? एक जो ईबीआईटी है। ईबीआईटी से पहले मान लेते हैं इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। उसे देने से पहले कौन-सा पैसा होता है? ईबीआईटी। और उन्हें देने के बाद कौन-सा पैसा होता है? जब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड अलॉन्ग विद टैक्स चला जाएगा, तो ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट पे हो गई ना, तो इन्हें पे करने के बाद वाला पैसा आ गया। तो इसलिए ईबीआईटी, अब इन दोनों को माइनस करके लिख सकते हैं ईबीटी। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में ना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। मैंने कहा था 99% यही फॉर्मूला यूज़ होता है। बट क्या ये इकलौता सही फॉर्मूला है? नहीं। ये फॉर्मूला तब सही नहीं है अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन हो, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड निकल सकता हो या गिवन हो। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, फिर ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है या ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए, और फिर डीसीएल कैसे आता है? इन दोनों को इंटू करके। जब हम डीओएल और डीएफएल को इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होता क्या है? ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ये पूरा। और अगर इन दोनों में से माइनस कर दोगे तो ईबीटी। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हट जाएगा तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा डीसीएल का, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक की बातचीत आप सभी को समझ आ गई? रिकॉल हो गई बेटा पूरी बातचीत? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अब हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन फिनिश हो गई है। हम अपनी आज की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जिन्होंने आज आना था आ गए हैं। सुबह सुबह का समय है, कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं उठने में, वो नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं। जितने बच्चे आए हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए आगे। ऑल गुड। सुनिए, हम बात कर रहे हैं डीओएल के बारे में। डीओएल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। बेटे इसके लिए एक फॉर्मूला और बना है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को, इसकी डेरिवेशन मैं बाद में बताऊँगा, परसेंटेज चेंज वाली, क्योंकि ये इलास्टिसिटी के फॉर्मूला से डिराइव होते हैं। बट अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज चेंज में लिखा जाता है, तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। इम्पैक्ट उल्टे हो जाते हैं, उन दोनों के इम्पैक्ट उल्टे हो जाते हैं। तो इसीलिए जो डीओएल का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि परसेंटेज चेंज इन, मैं चेंज को डेल्टा लिख दूँ बेटे? डेल्टा से समझ जाते हो, डेल्टा भी चेंज का ही सिंबल होता है। तो परसेंटेज चेंज इन, अगर हम बोलें ईबीआईटी, देखो इसमें ईबीआईटी नीचे था ना, तो उसकी परसेंटेज चेंज ऊपर आएगी और नीचे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। नीचे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने परसेंट कंट्रीब्यूशन चेंज होता है उतने ही परसेंट सेल भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता है कि जब सेल वेरी करेगी तो उतने ही रेशो में कंट्रीब्यूशन भी वेरी करेगा। क्योंकि देखो एक बात को समझो, अगर मैं ये कहता हूं कि कभी, इधर देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि सेल डबल होगी तो बेटा वेरिएबल खर्चे भी डबल होंगे। आप मेरी बात को समझना, अगर सेल डबल होगी तो वेरिएबल खर्चे भी डबल होंगे। अगर मैं टी शर्ट बनाता हूँ, अगर मैं डबल टी शर्ट बनाऊंगा, डबल सेल करूंगा, तो डबल कपड़ा धागा बटन भी लगेगा, इसीलिए मेरा कंट्रीब्यूशन भी डबल होगा। यानी जिस रेशियो में कंट्रीब्यूशन चेंज होता है हमेशा उसी रेशियो में सेल चेंज होती है। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को फेमसली क्या लिखा जाता है? फेमस है ये फॉर्मूला जो अब मैं लिखूंगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लिखिए जरा, जल्दी से लिखिए ये फॉर्मूला। क्या कहा मैंने? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। इस तरीके से फॉर्मूला को लिख दिया जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसी तरीके से इसकी बात बताओ। अब डी एफ एल की बात होती है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की। तो इसमें क्या होगा? देखो, अब इसकी परसेंटेज चेंज तो नीचे आ जाएगी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, नीचे आ गया जी। अब सर न्यूमरेटर में क्या आएगा? अब तो कलेश हो गया।
भाई देखो, न्यूमरेटर में तो इतनी सारी ये सारी चीज़ों का परसेंटेज चेंज आना है। अब इन सब चीज़ों का परसेंटेज चेंज कैसे लिख सकते हैं? भाई बहुत बड़ी तगड़ी परसेंटेज चेंज हो गई, हाँ या ना? बताओ, ये पूरी की पूरी परसेंटेज चेंज अगर मैं लिखने बैठूँगा तो बहुत बड़ी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। इतनी बड़ी परसेंटेज चेंज मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, इतनी बड़ी परसेंटेज चेंज की जगह पे हम ईपीएस की परसेंटेज चेंज लिख देते हैं। क्योंकि इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आएगा? एक बात बताओ, आप स्टेटमेंट को याद करो, आप अपनी इनकम स्टेटमेंट को याद करो। इन सब चीज़ों का जब ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो उसका अंत का इम्पैक्ट किस पर आएगा? ईपीएस पे। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, देखो, जब इसकी परसेंटेज चेंज होगी तो उसका इम्पैक्ट असलियत में किसकी वजह से आ रहा होगा? सेल की वजह से। इसीलिए हम कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज चेंज को सेल की परसेंटेज चेंज लिख सकते हैं। ऐसे ही जब ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो इन सब का नेट इम्पैक्ट किस पे आएगा? स्टेटमेंट के आखिरी पॉइंट पे, यानी ईपीएस पे। इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि जितने परसेंट जिस हिसाब से ये चेंज हो रही होंगी उसी हिसाब से परसेंटेजली ईपीएस चेंज हो रहा होगा, यानी उन सब का इम्पैक्ट किस पे जा रहा होगा? ईपीएस पे। इसीलिए इस फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बनेगा। लास्ट क्लास के अंदर मैं इसके बारे में एक डेरिवेशन का स्टेप सिखाऊंगा इलास्टिसिटी के थ्रू। बट क्योंकि वो हमारी पढ़ाई के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं बीच में नहीं ला रहा उसे कंसेप्ट के एंड में लाऊंगा। क्योंकि अभी लेकर आऊंगा ना, तो आप मिक्सअप करने लगोगे उसे, मतलब हमारा जो फ्लो है वो टूटेगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ जाएगा। तो उस पर मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली अभी फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसे थोड़ी सी स्पीड में हम पुश करेंगे। बट मैं समझा ज़रूर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? देखिए, डीएफएल कैसे आएगा? डीएफएल आएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को इनटू कर दें, इसको और इसको इनटू कर दें, तो देखो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट जाएगा, बचेगा क्या? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको मेरी एक कहानी याद है? मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था, जो कंपनी का मालिक होता है उसे ऊपर से नीचे तक हर बात का फ़र्क पड़ता है। कितने बच्चों को याद है कि उसे पूरी इनकम स्टेटमेंट से डर लगता है? याद है आपको? जो कंपनी का असलियत में मालिक होता है उसे किस चीज़ से डर लगता है? उसे पूरी स्टेटमेंट से डर लगता है, उसे पूरे रिस्क का डर होता है। इसीलिए वो जब अपनी स्टेटमेंट देखता होगा तो कहाँ से कहाँ तक देखता होगा? सच बताओ। वो सेल से ईपीएस तक देखता होगा। तो उसी इसीलिए डीसीएल में परसेंटेज चेंज इन सेल से परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूरे इम्पैक्ट को देखा जाता है, कि भई अगर मेरी सेल चेंज होगी तो मेरे ईपीएस में कितना फ़र्क आएगा? क्योंकि उसने तो सारे खर्चे पे करने हैं, उसे तो पूरा सब कुछ पे करना है। उसकी जेब से तो सब कुछ ही जा रहा है। तो इसीलिए वो ईपीएस से सेल्स पूरी की पूरी रिलेशनशिप देखना चाहता है। ऑपरेटिंग मैनेजर सिर्फ़ सेल से देखो, याद करो, ऑपरेटिंग मैनेजर कहाँ से कहाँ तक देखना चाहता है? ज़रा सोच के बोलना। ऑपरेटिंग मैनेजर कहाँ से कहाँ तक देखना चाहता है? जल्दी बताओ। ऑपरेटिंग मैनेजर सेल से ईबीआईटी तक ही देखना चाहता है। तो उसका फ़ॉर्मूला भी यही है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। मतलब वो ये देखना चाहता है कि जब सेल चेंज होगी तो ईबीआईटी कितनी चेंज होगी। वो ये देखना चाहता है कि जब-जब मेरी सेल चेंज होगी तो ईबीआईटी कितनी चेंज होगी। यानी वो इन दोनों का इम्पैक्ट देखना चाहता है। वहीं पे फाइनेंशियल मैनेजर क्या देखना चाहता है? फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ से यहाँ तक देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जब-जब ईबीआईटी चेंज होगा तो ईपीएस कितना चेंज होगा। यानी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी ईबीआईटी के चेंज होने से परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितनी आएगी, वो ये देखना चाहता है। लेकिन मालिक क्या देखना चाहता है? जो कंपनी चला रहा है, जो ओनर है, जो ओवरऑल देखना चाहता है, वो क्या देखना चाहता है? क्या वो यहाँ से यहाँ तक देखना चाहता है? नहीं। क्या वो यहाँ से यहाँ तक देखना चाहता है? नहीं। वो तो पूरा देखना चाहता है। यानी वो ये देखना चाहता है, जब सेल चेंज होगी तो ईपीएस कितना चेंज होगा। वो क्या देखना चाहता है? जब सेल चेंज होगी तो ईपीएस कितना चेंज होगा। यानी वो ईपीएस और सेल्स का रिलेशन देखना चाहता है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स को देखना चाहता है। आई होप कुछ हद तक फॉर्मूला ब्रेन में बैठ रहा होगा। आई होप कुछ हद तक फॉर्मूला ब्रेन में बैठ रहा होगा। मैंने 2 तरीके से समझाया है फॉर्मूला, मैं दोबारा उसे रिकॉल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन-कौन से 2 तरीके से मैंने आपको बताया? एक तो मैंने ये बताया कि जब भी कोई चीज़ हमने फॉर्मूला याद कर रखा होता है और अगर हम उसे परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल करते हैं। नीचे वाली चीज़ का परसेंटेज चेंज ऊपर आ जाता है, ऊपर वाली चीज़ का परसेंटेज चेंज नीचे आ जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन नीचे आ जाएगा। और जितनी परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन होती है, उतनी ही परसेंटेज चेंज इन सेल होती है। इसीलिए परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज चेंज इन सेल भी लिखा जा सकता है। ठीक है? इसमें जब हम परसेंटेज चेंज करते हैं तो नीचे आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब इन सब का इम्पैक्ट इकट्ठा किस पे जाता है? ईपीएस पे, इसलिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। और जब इन दोनों फॉर्मूलाज को इनटू करोगे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट जाएगा, बचेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या मैं मान के चलूं कि आपको डीओएल, डीएफएल, डीसीएल के दोनों फॉर्मूला समझ आ गए हैं, याद हो गए हैं? कुछ हद तक याद हो गए हैं?
बोलिए हाँ या ना। एक बारी एक काम करते हैं, एक रफ शीट निकालिए, रजिस्टर के लास्ट पेज पे चलिए। जल्दी से रजिस्टर के लास्ट पेज पे चलिए। मैं आपको पूरे 1.5 मिनट 1.5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये 6 के 6 फ़ॉर्मूले लिखने हैं, ज़रा जल्दी से। अभी के अभी एक रफ पेज पे लिखने हैं बिना देखे। डीयूएल, डीएफएल, डीसीएल। मैं 1.5 मिनट के लिए एकदम शांत हूँ। रिकॉर्डिंग भी मैं पॉज़ कर रहा हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड पे पढ़ रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो पॉज़ करें, पहले फ़ॉर्मूला लिखें, फिर वीडियो आगे प्ले करें। हाँ जी, बताइए ज़रा कितने बच्चे बिना मिस्टेक के 6 फ़ॉर्मूलाज़ लिख पाए? क्योंकि अगर लिख पाए हो तो बढ़िया बंदे हो, नहीं लिख पा रहे हो तो फिर दिक्कत है भाई। कोई घनघोर दिक्कत है अगर नहीं लिख पा रहे हो तो। है ना जी? अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर भाई सोचना पड़ेगा कि काहे अटक रहे हो, कहाँ अटक रहे हो। चलिए जी, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई है और आपने ये 6 फ़ॉर्मूलाज़ लर्न करके लिख लिए हैं, क्योंकि ये फ़ॉर्मूला लिखे होने आपके द्वारा ज़रूरी हैं, दिमाग में आने ज़रूरी हैं, तभी आप आगे पढ़ पाएँगे। ठीक है जी? बच्चे बता रहे हैं कि हाँ जी, उन्होंने फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ लिए हैं, समझ आ गया है। आइए 1-2 छोटे-मोटे और कांसेप्ट पढ़ते हैं, फिर बीच-बीच में क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा, ठीक है ना? 4 कांसेप्ट हमारे ओवर हो चुके हैं। हम आ चुके हैं 5वें कांसेप्ट पे, लिखिए। कांसेप्ट नंबर 5। देखिए कांसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है? बच्चों ध्यान दीजिए। कांसेप्ट नंबर 5 बताता है कि आपको हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। आपको परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी होती है? परसेंटेज सर, अब हम इतने बड़े होकर ये सीखेंगे आपसे कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी है? हाँ बेटा सीखोगे, क्योंकि आप गलती कर देते हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे परसेंटेज चेंज निकालने में गलती कर देते हैं या परसेंटेज चेंज को समझने में गलती कर देते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको परसेंटेज चेंज का भी फॉर्मूला बताऊँ। देखिए, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। हमेशा ओल्ड वैल्यू को माइनस किया जाता है, अपॉन लिखा जाता है ओल्ड वैल्यू, अपॉन लिखा जाता है ओल्ड वैल्यू और इनटू किया जाता है 100। क्या मेरी बात समझे आप? मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये हमारा तरीका होता है परसेंटेज चेंज निकालने का। अगर मैं इधर एक एग्जांपल दूं छोटा सा, जैसे मानो कि पुराना ओल्ड ईपीएस था आपका 10 रुपये और न्यू ईपीएस बन गया आपका, अर्निंग पर शेयर बन गया 13 रुपीज़। तो बताइए परसेंटेज चेंज कितनी है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितनी है? तो आप बोलोगे 30%। कैसे आई 30%? बताइए। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें हमने परसेंटेज चेंज निकालना सीखा ना। परसेंटेज चेंज से डीओएल, डीएफएल, डीसीएल निकालना सीखा, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए बच्चे को। परसेंटेज चेंज बताइए कितना आएगा इस केस में? इस केस में आप कहोगे 13 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, यानी कि 30%। यानी हमारी परसेंटेज चेंज कितनी आ गई? हमारी परसेंटेज चेंज आ गई 30%। यानी हमारी परसेंटेज चेंज कितनी आ गई? 30%। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर, बढ़िया से ये बात भी या रिकॉल हो गई है, तो ईज़ी सी बात थी, समझ आती है हमें। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे आइए ज़रा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आइए। ठीक है जी। एक बात समझिएगा कि एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकाली जाती है? एसेट टर्नओवर रेशियो। देखो, वैसे ये टॉपिक रेशियोज़ में पढ़ाया जाएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, बहुत कुछ हम अलग-अलग तरह की टर्नओवर रेशियोज़ पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर में। बट यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला कई बार यूज़ होगा इस चैप्टर में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। एसेट टर्नओवर रेशियो सिर्फ एक रिलेशनशिप है, एक रेशियो है जो ये बताती है कि हमने कितने एसेट लगाए हैं और उससे हम कितने गुना सेल जनरेट कर पा रहे हैं। हमने कितने एसेट लगाए हैं और उससे हम कितने गुना सेल जनरेट कर पा रहे हैं। तो नीचे आ जाते हैं टोटल एसेट और ऊपर आ जाती है सेल्स। ये रेशियो है और इसका आंसर टाइम्स में आता है। इसका आंसर किस में आता है? टाइम्स। यानी एसेट टर्नओवर रेशियो का आंसर टाइम्स में निकाला जाता है। समझे आप मेरी बात? एसेट टर्नओवर रेशियो का आंसर टाइम्स में निकाला जाता है। अ, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछना चाहूँगा। कोई ऐसा बिज़नेस आप मुझे बता सकते हो जिसकी हाई एसेट टर्नओवर रेशियो हो? कोई ऐसा एग्जांपल है आपके मन में जिसकी हाई एसेट टर्नओवर रेशियो होती हो?
हाई एसेट टर्नओवर रेशियो वाला एग्जाम्पल, और कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें लो एसेट टर्नओवर रेशियो होती हो? कोई एग्जाम्पल है आपके मन में? कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आप बोलो हाई एसेट टर्नओवर रेशियो का एग्जाम्पल है? कोई ऐसा बिजनेस जिसमें लो एसेट टर्नओवर रेशियो है? मैं एक एग्जाम्पल तो अपना दे सकता हूँ। हमारा जो बिजनेस है, पढ़ाने का बिजनेस है, आईटी कंपनीज का बिजनेस है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, होटल नहीं, लेकिन अन्य जैसे आईटी सर्विसेज, जैसे एजुकेशन की सर्विसेज, ये सब बिजनेसेस यूजुअली हाई एसेट टर्नओवर रेशियो वाले बिजनेसेस हैं। क्यों? मुझे रीजन दोगे आप? क्यों? क्योंकि बेटा इन सभी बिजनेसेस में जो हमारे एसेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी एडटेक कंपनी है जो आपको पढ़ा रही है, कोई भी एजुकेटर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनके एसेट यूजुअली कम होंगे, काफ़ी कम एसेट होंगे। अब मैं अगर ईमानदारी से बताऊँ तो पूरा सेटअप, अगर हम 3 जगह सेटअप लगाएँ, तीनों जगह का सेटअप भी अगर हम टोटल कॉस्ट गिन लें तो 10-15 लाख रुपए से ऊपर का नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और पोस्ट कोविड तो हमने और उन एसेट्स को कम कर दिया, क्योंकि ये स्टार्टेड ऑपरेटिंग रिमोटली। तो हमारे बिज़नेसेस में एसेट जो हैं वो बड़े कम होते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो हमारी टर्नओवर होती है, जो सेल होती है, वो हायर होती है। तो ऐसे बिज़नेसेस की, एजुकेशन बिज़नेस की, सर्विस प्रोवाइडिंग की, आईटी सर्विसेज़ की, जैसे आईटी सर्विसेज़ है, अब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके पास एसेट के नाम पे क्या है? उनके नाम ज़्यादातर उनकी बिल्डिंग भी किराए पे होती है। उनके पास एसेट के नाम पे सिर्फ़ कंप्यूटर्स हैं, है ना? कंप्यूटर्स हैं या डेटा सेंटर्स हैं छोटे, और वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज़ करोड़ों में। कहीं-कहीं 100 करोड़ की सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो यानी उनकी सेल ज़्यादा है, एसेट कम है। तो इसलिए उनकी एसेट टर्नओवर रेशियो हाई आएगी, है ना? कुछ एग्ज़ाम्पल दोगे आप मुझे, जिनकी एसेट टर्नओवर रेशियो हाई आएगी? कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं? तो जैसे इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है एजुकेशनल सर्विसेज़। और कौन-सी सर्विसेज़ हो सकती हैं? आईटी की सर्विसेज़, है ना? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीए की सर्विसेज़। इनफैक्ट जो सीए साहब होते हैं, उनके भी जो ऑफ़िसेज़ हैं, उनकी फ़िक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है। मतलब उनके एसेट बहुत कम है। एक बात, तो एक सीए ऑफ़िस है, बड़े से बड़ा सीए ऑफ़िस है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा, कंप्यूटर्स होंगे, बस। कोई करोड़ों रुपए की मशीनरी तो नहीं लगी होगी ना। वहाँ पे एसेट के नाम पे क्या होगा? कंप्यूटर्स, एसी, टेबल, चेयर, बस। बट वो सर्विसेज़ 1 साल में करोड़ों की, जैसे एडवोकेट्स होते हैं, इन सब की सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा महँगी हैं, बट इनके एसेट्स कम हैं। तो ये हाई एसेट टर्नओवर रेशियो वाले बिज़नेसेज़ हैं। आप कुछ मुझे ऐसे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जिनकी लो एसेट टर्नओवर रेशियो, जिनके एसेट बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन उनकी कंपैरेबली उनकी सेल उतनी नहीं होती है। मतलब एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, कार डीलरशिप। अब जो कार डीलरशिप है, उनके पास हर वक़्त कम से कम 50 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो अगर वो 1 साल में 500 गाड़ी बेचते होंगे, लेकिन 10, 100, 50 गाड़ियाँ उनके पास पड़ी भी रहती हैं। ऐसे ही होटल की सर्विसेज़, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है होटल और हेल्थ केयर। है वो दोनों सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन उनकी एसेट्स बहुत हाई हैं। क्योंकि होटल के बिज़नेस में आपने 50 करोड़ का होटल लिया होगा, तब जाके आप 5 करोड़ की सेल करते होगे हर साल। तो आपका एसेट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वड है उसके अंदर। होटल में बिल्डिंग, ज़मीन सब आपकी होगी, है ना? तो आपका एसेट बेस बहुत लगा हुआ होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल इसमें मैं दे सकता हूँ शिप बिल्डिंग का। शिप बिल्डिंग बिज़नेस जो होता है, उसमें एसेट बहुत लगते हैं। आपको पता है एक शिप बनने में 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। 5-5 साल लग जाते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं हॉस्पिटल सर्विसेज़। अब हॉस्पिटल की जो सर्विसेज़ हैं, उसमें हॉस्पिटल की कॉस्ट बहुत है, उसके एसेट बहुत है। पूरी बिल्डिंग, आपने कभी भी हॉस्पिटल देखा होगा, बड़ी जगह पे होगा, प्राइम लोकेशन पे होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई होगी, तो उनके फिक्स्ड एसेट बहुत ज़्यादा है। उनके फिक्स्ड एसेट बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू जितनी वो सेल कर पाते होंगे। क्या मेरी ये बातें आपको समझ आ रही हैं? क्या ये एग्ज़ाम्पल समझ आ रहे हैं आपके मन में? शाबाश! तो आपको एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में भी बातचीत समझ आ गई कि किन-किन बिज़नेसेज़ में हायर होगी, किन-किन बिज़नेसेज़ में लोअर होगी, करेक्ट? आइए, मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ाने चलता हूँ। क्वेश्चंस के बाद मैं वापस लेकर आऊँगा कंसेप्ट। अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुए चैप्टर के, बीच-बीच में हम आते-जाते रहेंगे कंसेप्ट पे। पर आइए, पहले हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ चलते हैं। क्या आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ने को तैयार हैं? मुझे ज़रा जल्दी से बता दो। प्लीज़ लेट मी नो। बिल्कुल, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया ऑयल रिग का, जो पेट्रोल के ऑयल रिग्स होते हैं। करोड़ों रुपए की वो ऑयल फ़ील्ड होती है जहाँ से ऑयल निकाला जाता है। जितने का ऑयल निकाला जा रहा है वो कम है, लेकिन फ़ील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना? तो डेफ़िनिटली
बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। आइए मेरे साथ क्वेश्चंस पे आइए। कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं इन कंसेप्ट को इंक्लूड करते हुए। ठीक है जी? आइए ज़रा मेरे साथ-साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या आप आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे? प्लीज़ लेट मी नो। क्या आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं? हमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? वो ये कहता है फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ एक्जिम लिमिटेड। ये बैलेंस शीट है किस कंपनी की बेटे? एक्जिम कंपनी नाम है उसका। और ये जो क्वेश्चन है वैसे मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये जनवरी 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। मतलब आईसीएआई ने जब एग्ज़ाम कंडक्ट किया था तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने कहा कि देखो मुन्ना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है? अब ना अपने दिमाग को चलाना स्टार्ट करो जैसे-जैसे मैं सोचता हूँ। अगर वो मुझे ये कह रहा है कि 20 लाख के शेयर्स हैं और ₹100 का एक शेयर है, तो इसका मतलब 20,000 शेयर्स हुए। आपके दिमाग में एकदम आती है ये बात कि नहीं आती? सच बताओ। क्या आपके दिमाग में एकदम ये घंटी बजती है कि अच्छा जी, इसका मतलब 20,000 शेयर्स हैं। इसका मतलब एन जो है वो 20,000 है। क्यों हमने एन अपने मन में सोचा होगा? क्योंकि हमें ईपीएस निकालनी पड़ सकती है एंड में। स्टेटमेंट आपके मन में चल रही होनी चाहिए कि एंड में ईपीएस के लिए काम आता है। ठीक है। अब वो कहता है ये रही रिटेन्ड अर्निंग, ये था मेरे डिबेंचर्स। अब देखो डिबेंचर पता है और उसका इंटरेस्ट रेट पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। ये अपने आप अपने मन में ही कैलकुलेशन अपने आप चलने लगती है कि अच्छा इंटरेस्ट आ गया। बताओ कितने बच्चों के मन में ये इंटरेस्ट आ गया? कितने रुपए आया होगा? कैलकुलेट करके मुझे बता भी दिया करो। 40 लाख का 12.5%, 5 लाख आ गया। तो हमारे मन में ये भी अपने आप आ जाता है कि इंटरेस्ट हो गया 5 लाख रुपए का, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ हमारी इतनी है, ठीक है जी। करंट एसेट इतने हैं, फिक्स्ड एसेट इतने हैं, ठीक है। फिर वो कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बिलो। वो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम 16 लाख की है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 70% की है, एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है। अब इधर इस बात को समझो, हमें एसेट टर्नओवर रेशियो क्यों दी है? बेटे ये रेशियो हमें इसीलिए दी है क्वेश्चन ने, ताकि आप इससे सेल डिराइव करें। अब आप मेरी बात को समझो, चालाक बनो, चालाक। एक बात बताओ, वो आपके चाचा का लड़का है जो क्वेश्चन बना रहा है? 1 मिनट रुको, जिसने क्वेश्चन बनाया है वो कौन है? वो आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आपका दूर का भाई है, कौन है? कोई नहीं है। वो आपको धोखा देना चाहता है। तो पेपर जब बनाएगा, तो वो तो टफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अगर कांसेप्ट पढ़ कर गए हो, तो आपके मन में एकदम धड़-धड़, धड़-धड़ करके कांसेप्ट रिकॉल होंगे। आपके मन में आएगा अच्छा, 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 अगर एसेट टर्नओवर रेशियो है, इसी बात के लिए तो वो टोटल एसेट दे रहा है मुझे। अरे भैया इसी बात के लिए तो मुझे टोटल एसेट दे रहा है, ताकि उसे ये पता हो कि भैया अगर मुझे टोटल एसेट पते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो पता है, तो मुझे सेल पता है। कितने बच्चों के मन में सेल आ गई कि हाँ सर सेल पता लग जाएगी? आप ये देखो ना, अगर मुझे एसेट टर्नओवर रेशियो पता है, अगर मुझे टोटल एसेट पता है, तो इन दोनों को इंटू करके सेल डिराइव हो गई। और जैसे ही मेरे मन में सेल डिराइव हो गई, मेरे मन में तो स्टेटमेंट बननी स्टार्ट हो गई। बताओ कैसे? कितने बच्चों के मन में स्टेटमेंट बननी स्टार्ट हो चुकी है कि सर देखो, सीधी-सीधी सी बात है, सेल लिखूँगा 2 करोड़, है ना? इसमें से माइनस करूँगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट खुद ही बता चुका है 70% है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो कंट्रीब्यूशन 30% होगी सर। यानी इसका 70% यानी 140 लाख, यानी इसका 60 लाख। फिर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट खुद ही दे रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट खुद दे रहा है, इंटरेस्ट हमें खुद दे रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स खुद दे रहा है, टैक्स का रेट खुद दे रहा है, और क्या घर आ जाएगा क्वेश्चन करने? बताओ, इससे सरल, इससे ज़्यादा प्यार कोई कर सकता है जीवन में आपको? नहीं कर सकता। अब आप उसके हिंट ना समझो तो वो मैं क्या करूँ? हिंट तो आपको समझने हैं। आपको ये बात रिकॉल करनी है कि वो एसेट टर्नओवर रेशियो दे इसलिए रहा है ताकि आप सेल डिराइव कर सको। आइए लिखिए मेरे साथ, क्विकली हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो मेरी बातों को सुनो, अच्छे से सुनो। अच्छा, बहुत सारे ना आपके मन में वहम है, बहुत सारे वहम पाल के बैठे हो। सर वर्किंग नोट शुरू में नहीं बना सकते, मेन आंसर पहले करना होता है। ऐसे 11वीं 12वीं के बच्चों ने टीचरों ने ये सब बातें उल्ट-सुल्ट सिखा रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये सीए की पढ़ाई है, यहाँ पे आप वर्किंग नोट पहले बना सकते हो, कोई रोक नहीं है। हैंडराइटिंग के कोई मार्क्स नहीं है, प्रेजेंटेशन के कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। पेंसिल से लाइन खींच पाओ बनाओ, नहीं बन पाओ तो पेन से ही खींचाओ, कोई मार्क्स नहीं कटते। मैं आपको पेपर दिखा दूँगा ऐसे बच्चों के, बहुत भयंकर बुरी हैंडराइटिंग के, लेकिन फिर भी पूरे-पूरे मार्क्स आ रखे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा गंदा लिख के आओ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये बात पता हो मार्क्स कैसे आते हैं, है ना? चलो बेटा, मैं ना एक आगे बढ़ने से पहले 1-2 मिनट मुझे दे दो, प्लीज़ 2 मिनट दे दो। मैं 1-2 बच्चों की आपको कॉपी दिखा देता हूँ।
जिनके पूरे मार्क्स आ रखे हैं एफएम में, पूरे। जैसे 50 मार्क का पेपर होता है, 50 में से 50, जिसमें 15 में से 15 आ गए उनके एमसीक्यू में और 35 में से 35 आ गए जो आपका मेन पार्ट होता है। जैसे इस बच्चे के मार्क्स देखो 35 ऑन 35, ये कौन से मार्क्स हैं? क्योंकि बेटा मैं एक बात समझाना चाहूँगा, एफएम 50 मार्क का पेपर है, तो उसमें 15 मार्क एमसीक्यू के अलग मार्क होते हैं और ये वाले मार्क अलग आते हैं शीट पे। तो इस बच्चे के मार्क्स देखो, इस बच्चे की हैंडराइटिंग देखो आप ज़रा, इसकी प्रेजेंटेशन देखो। आप ऐसे सोचोगे ये तो चाइनीज़ लिख रहा है। आप जब पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझसे, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि बेटा इसके लिए तो आपके पास बीच में लाइनें डली होनी चाहिए थी, ना तो उसने लाइनें डाली। उसने कहा भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं वैसे बैच में बताता भी हूँ ये बात, बहुत बार बोलता हूँ, बच्चे नहीं मानते, मैं क्या करूँ? कई बारी पेपर टफ आता है, बच्चे कहते हैं पेपर पूरा नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ भाई पेपर की प्रेजेंटेशन के अंदर मत लगे रहना, पहले पॉइंट से तेज़ लिखना, पहले पॉइंट से, पहले मिनट से तेज़ लिखना स्टार्ट करना। आप इस बच्चे की कॉपी देखो, पहले पहले पेज से ही बुरी हैंडराइटिंग लिखी है, बुरी मतलब ओके हैंडराइटिंग लिखी है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं। आप लोग पता है क्या करते हो? शुरू में बहुत अच्छा लिखते हो, बाद में बहुत बुरा लिखते हो। ये गलती है, ये मिस्टेक है। अब आपको ऐसी कॉपीज़ देखनी चाहिए कि अच्छा, ये देखो, मैं क्लास में हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपको भी ये बात बताऊँगा, दसियों बार बताऊँगा कि बेटा एक बार फुल फॉर्म लिख के साथ में शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे, फिर पूरे आंसर में अपनी शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो चल जाएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? हाँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार फुल फॉर्म लिखी होनी चाहिए। बच्चे ने बिल्कुल वही बात फ़ॉलो करी है। ठीक है जी? अब ये देखो, अब जैसे केडी का फ़ॉर्मूला है, हौच-पौच करके लिखा है, इसमें से मैं लिवरेज का क्वेश्चन ढूँढूँ कोई? लिवरेज का क्वेश्चन भी होगा ना? तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, कोई फ़ॉर्मूला ढंग से नहीं लिखा, मतलब लिखा है बच्चे ने, मार्क्स मिले हैं उसे पूरे-पूरे, पर आप ये देख रहे हो पूरे आंसर में कहीं भी उसने लाइन तक नहीं ड्रॉ करी। आप हैंडराइटिंग चेक कर रहे हो उसकी? उसने बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स के अंदर भी लाइन नहीं ड्रॉ करी। और अगर आप कर भी देते, जैसे अब इधर उसने पेन से ही कर दी, कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया, तब भी पूरे मार्क्स मिले हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेटा मार्क्स स्कोर करने हैं तो पागल नहीं बनना, अपनी स्पीड बढ़ा कर रखनी है। आपको पेपर का पैटर्न समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? आपको ये पेपर का पैटर्न समझ आ रहा है बच्चे का? ये वही वाला आंसर है जो मैं आंसर आपको करा रहा हूँ। ये देखो इस बच्चे की प्रेज़ेंटेशन देखो, यही एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो उसने सॉल्व किया हुआ है, जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, लिवरेज का। 2 मिनट देखो ज़रा, इस बच्चे ने कैसे स्कोर किए पूरे 5 में से 5 मार्क्स। देखो, उसने पहली बात तो ये कि यहीं पर ही ये मेन आंसर किया उसने। उसने सीधा अर्निंग दिखा दी, ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा दी, एनुअल फाइनेंशियल लेवरेज दिखा दी, कंबाइंड। यही क्वेश्चन है ना देखो, 2 करोड़ ही सेल। अब देखो उसने कैसे किया है। आप ये देखो, सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई हैं बच्चे ने, लेकिन मार्क्स पूरे मिले। मैं वैसे डाँटूँगा इस बच्चे को जब भी मिलूँगा। अब ये पुरानी कॉपी है, काफ़ी पुरानी कॉपी है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ़, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन के साथ ये वाली कॉपी में आपको कई क्वेश्चन्स के साथ अलग-अलग बच्चों की कॉपियाँ दिखाता रहूँगा बीच-बीच में, कि देखो कैसा बच्चे ने आंसर लिखा था तो कैसे मार्क्स मिले उसे। ठीक है ना? ताकि आपको पता हो मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं। अब देखो इस बच्चे ने क्या किया, एसेट टर्नओवर रेशियो का फ़ॉर्मूला लिखा 2.5, उससे सेल डिराइव कर दी एक ही स्टेप में। एकदम सभी रूल्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए सीधा-सीधा सेल डिराइव कर दी और सेल के साथ ही लिख दिया, उसमें लिख दिया जी, और कि भैया इसकी वेरिएबल कॉस्ट 70% है, कंट्रीब्यूशन आ गई, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, ईबीआईटी आ गई, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, यहीं पे दिखा दिया 40 लाख का 12.5%। कहीं किसी रूल की उसने ज़्यादा रिस्पेक्ट रखी नहीं है। लेकिन एग्ज़ामिनर को इन बातों से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब वर्किंग नोट है। आपकी इनकम स्टेटमेंट वर्किंग नोट है। इनकम स्टेटमेंट उसने माँगी तो है नहीं, तो वर्किंग नोट है। इसलिए इनकम स्टेटमेंट ना चेक करते हुए देख लिया उसने कि ठीक है, उसने मार्क्स इन सब पे दे दिए थे उसे पहले ही। उसने ये सारी रेशियोज़ कैलकुलेट करी, जो-जो उसने माँगी थी, उन पे मार्क्स दे चुका था वो। क्या आप मेरी बात, एक और बच्चे का देखो, इसी अटेम्प्ट के एक और बच्चे का भी आंसर शीट दिखाता हूँ। इसके भी 35 में से 35 मार्क्स थे, यानी पूरे थे। ये उसने कैसे किया इसी क्वेश्चन को, अब देखो। उम, ये बच्चा है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया। देखो, उसने क्या लिखा, अब इस बच्चे की प्रेज़ेंटेशन देखो। उसने बोला कि देखो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और तो पीवी रेशियो 30% है, क्योंकि दोनों को मिला के 100 होता है। मैं भी यही बोलता हूँ ना कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पता है तो मुझे पीवी रेशियो पता लग जाएगी, यानी कंट्रीब्यूशन की रेशियो पता लग जाएगी। फिर उसने सेल डिराइव करके दिखाई कि 200 लाख है। फिर उसने इनकम स्टेटमेंट बनाई, फिर सेल दिखाई, वेरिएबल कॉस्ट दिखाई, कंट्रीब्यूशन दिखाई, फिक्स कॉस्ट दिखाई, ईबीआईटी माइनस किया, इंटरेस्ट निकाल के दिखाया। फिर उसमें से ईबीटी दिखाई, फिर टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस दिखा दिया। अब उसने सीधा ईपीएस दिखाया। अब देखो उसने वर्किंग नोट पहले बनाए हैं, ये एक तरीके से वर्किंग नोट है। लेकिन उसने वर्किंग नोट पहले किए, बाद में क्वेश्चन किया। अब देखो उसने ईपीएस निकाला, डीओएल निकाला, डीएफएल निकाला और फिर डीसीएल निकाला, उसे भी पूरे मार्क्स मिले। यानी क्या कोई नियम है? बोलिए, मेरी बातें आप समझे मैंने क्या कहा? बोलिए हाँ या ना? समझो इस बात को। कोई नियम नहीं है, आपका आंसर ठीक होना चाहिए, ये नियम है। चलिए,
मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं ये शीट्स बंद कर देता हूँ। मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, मेरे हिसाब से क्या बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है, वो आपको एग्जाम में करनी है। ठीक है जी। डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आपका समय कितना है। कभी-कभी आपको तेज लिखना पड़ता है, तो आप थोड़े बहुत स्टेप स्किप कर सकते हो। मैं बस ये समझाना चाहता था। आइए मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करिए। हम लोग लिखेंगे पहले वर्किंग नोट। देखिए, एक बात समझिए, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है? आपको ऐसे लिखना चाहिए कि देखो दोस्त, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है सेल्स अपॉन एसेट। स्पीड पकड़ो थोड़ी। अगर हम कहें कि टोटल एसेट एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है, सेल मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल एसेट 80 लाख के हैं, तो जो सेल है वो 200 लाख की हो गई। ये हमारी सेल्स आ गई। अब जब हमारी सेल आ गई, तो सेल के बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट कर देते हैं। सेल के बाद हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जी, इनकम स्टेटमेंट में क्या-क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, ठीक है जी। सबसे पहले आप लिखिए सेल्स। आपकी सेल्स है 200 लैक्स की। उसमें से माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उसने खुद बोली हुई है 70%। बेटा अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो यानी 140 लैक्स की वेरिएबल कॉस्ट है। यानी हमारी कंट्रीब्यूशन जो है, पीवी रेशियो जो है, वो 30% है। यानी हमारे पास 60 लाख रुपीस बचते हैं। यानी हमारे पास 60 लाख रुपीस बचते हैं। ठीक है जी। अब इसमें से माइनस करिए आप फिक्स्ड कॉस्ट को। हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता है, कितनी पता है? 16 लाख रुपीस क्वेश्चन में ही गिवन है। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे ही आप इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास ईबीआईटी बचेगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी। तो ईबीआईटी आपके पास आ जाएगी 44 लैक्स। अब आप उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट। 40 लाख का 12.5%, तो ये आ जाएगा 5 लाख का इंटरेस्ट। ये भी माइनस कर दिया बेटा हमने। अब अगर हम ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये आ जाता है 39 लैक्स का। यही हमारे में से, इसके लिए ही अगर हम टैक्स माइनस कर दें, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 30% का रेट, तो आप 11,70,000 माइनस कर देंगे, तो जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा वही आपके पास ईएईएस भी बचेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा वही आपके पास ईएईएस भी बचेगा। बताइए बेटा ईएईएस क्या बचा? आपके पास ईएईएस बचा 27,30,000 का। आपके पास ईएईएस कितना बचा मेरे बच्चे? 27,30,000। क्या ये बात भी क्लियर हो गई आपको? अब आप इस फिगर को एक काम करिए, डिवाइडेड बाय करिए किससे? जो आपके पास ईएईएस आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वैसे एक काम करते हैं, हम ना नंबर ऑफ शेयर से यहाँ पे डिवाइड नहीं करते। कोई मुझे बताएगा कि मैं यहाँ क्यों नहीं कर रहा? इनकम स्टेटमेंट को यहीं पे क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि ईपीएस उसने माँगा है मुझसे, तो मैं मेन आंसर में दिखाऊँगा ना फिर। आप ये अच्छा एक बात हो, अगर आप यहाँ कर दोगे सर मार्क्स कटेंगे, अरे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे यार, वो एग्ज़ामिनर तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ही ना है। वो तुम्हारी नॉलेज चेक करने आया है। आप समझो, वो कोई आपके साथ कोई सास-बहू का प्रोग्राम थोड़ी ना खेल रहा है, जहाँ पे वो आपको फँसा के जला देना चाहता है। वो चाहता है आप पास हो। आप उसे जो वो माँग रहा है वो निकाल के दिखा दो बस। वो कांसेप्ट दिखा दो, बात खत्म। उसने आपसे माँगा अब ऐसे लिखो मेन सॉल्यूशन, ऐसे लिख दिया करो अपने आंसर में कि यहाँ से मेरा मेन सॉल्यूशन चालू हो रहा है। मेन सॉल्यूशन में उसने क्या-क्या माँगा? हाँ भैया क्या चाहिए? उसने कहा ईपीएस चाहिए। आजा बेटा ईपीएस निकालूँ। अर्निंग पर शेयर, उसने हमसे माँगा अर्निंग पर शेयर। अब ईपीएस का मतलब होता है, आप बोलोगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी 27,30,000 रुपीज़ अपॉन कितना? बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 20,000 थे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। तो बताओ मुझे ईपीएस कितना आ रहा है? 136.5 आ रहा है? बेटा एक बारी चेक करो, 136.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सबका? शाबाश। सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या माँगा था जी? उन्होंने हमसे माँगा कि जाओ मेरे लिए ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज निकालो। ठीक है, अब एक-एक करके लिवरेज निकाल देते हैं।
आप मुझे बताइए कि हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होती है? ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है सर कंट्रीब्यूशन यानी फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। तो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन थी 60 लाख्स की और ईबीआईटी थी 44 लाख की। तो आपका आंसर आ गया 1.363। ठीक है जी। थर्ड पार्ट, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है भाई। अगर इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हुए हमें पता है प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्टकट लिखो। पूरा फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्टकट लिखो। क्या मेरी बातें समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? कूल। तो देखिए इसका आंसर बताओ मुझे। तो आप बोलोगे ईबीआईटी है 44 लाख रुपीस और ईबीटी कितना है, कोई मुझे बताएगा? ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है? आप बोलोगे 39 लैक्स था। तो इन दोनों को भी डिवाइड कर दीजिए 1.128। ये हमारी फाइनेंशियल लिवरेज आ गई। और फिर इसके बाद आता है कंबाइंड लिवरेज। ठीक है जी। इसमें फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक मिनट रुको, अरे रुक जा यार, एक मिनट रुक जा, वे जाल में फंसो तो सही। अ, थोड़ा सा जाल में फंसोगे? अच्छा मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन में कितने बच्चे डी ओ एल इंटू डी एफ एल करके निकालेंगे आंसर? बोलो मैं, ऐसे ऐसे हाथ खड़ा करो, बोलो हाँ। वीरेन कह रहा है यस। नहीं वीरेन, ऐसा नहीं करना बेटे, क्योंकि ऐसे में देर आर चांसेस कि आपका आंसर बिगड़ जाए और आपके मार्क्स काट ले वो। उससे तो मार्क्स काटने की फिराक है, वो तो कहीं तक कहीं से काटना चाहता है। क्योंकि जब ये इतने बुरे डेसिमल्स है ना, इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो देर आर हाई चांसेस कि राउंडिंग ऑफ की वजह से एरर आ जाएगा एक दो डिजिट का। क्योंकि ये दोनों ही अप्रॉक्सीमेशन फिगर्स हैं, दोनों ही एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आपको डिराइव करना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको सीधा डिराइव करना चाहिए। कौन सा डेरिवेशन होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, यानी 60 लैक्स अपॉन 39 लैक्स। 60 लैक्स अपॉन 39 लैक्स कितना हो जाएगा बेटे? 1.1 1.538। अब आप मुझे कहो नहीं सर आंसर सेम ही आ रहा है मल्टीप्लाई करके भी, देर आर चांसेस कि सेम आ सकता है, बट चांसेस है कि सेम ना भी आए, फंस भी तो सकते हो, है ना? क्यों बेटा मुश्किल जीवन जीना है, आसान जीवन जियो जिसमें हमेशा परफेक्ट आंसर आता हो। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? मैंने कल वाले लेवल से थोड़ा सा लेवल बढ़ाया इस क्वेश्चन में। आपको सबको समझ आया क्या लेवल था? क्या लेवल इंक्रीज किया मैंने इस क्वेश्चन में? कोई मुझे बताएगा? इस क्वेश्चन में हमने एसेट टर्नओवर रेशियो का प्रयोग किया। इस क्वेश्चन में क्या नई बात करी बेटा हमने? हमने इस क्वेश्चन में एसेट टर्नओवर रेशियो के प्रयोग किया आपको सॉल्व कराने के लिए। ये नया कंसेप्ट था। अगर आपने इतना लिख लिया मुझे गो अहेड दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा और फिर आगे पढ़ाऊंगा। कूल। चलिए आइए जी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है क्लास नंबर 2 में। इसे किया था क्लास 1 में, इसे भी किया था क्लास 1 में। ये क्लास 1 का हमारा होमवर्क था। ठीक है जी, ये भी क्लास 1 का हमारा होमवर्क था। अब इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। कितने बच्चों को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल जाना चाहिए, आप होमवर्क में कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग कर लेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप कर लेंगे। डिट्टो क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको एक करा दिया है। इसके साथ आप ऐसे लिखिए प्लीज ब्रैकेट में, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका होमवर्क है क्लास 2 में।
क्लास 2 का होमवर्क है। ठीक है जी। अब क्लास नंबरिंग चाहें तो मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में ये बात समझ आती हो कि आपने किस क्लास में क्या पढ़ा था। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको रिकॉल नहीं हो रहा होता कि आपने कौन-सा क्वेश्चन किस क्लास में पढ़ा था, आपको उसे दोबारा पढ़ना हो तो आप वीडियो, क्योंकि अनलिमिटेड व्यूज़ देते हैं हम इसीलिए, ताकि आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, उस वीडियो पे आके दोबारा देख सकते हो अगर आपके पास क्लास नंबर मेंशन्ड होगी तो। एक बच्चा कह रहा है सर होटल का बिज़नेस लो एसेट टर्नओवर रेशियो में आएगा? हाँ बेटे, लो एसेट टर्नओवर में ही लिखवाया था बेटा मैंने होटल को, याद करो। हाँ, 10 लाख को 10 लैक्स 10 एल लिख सकते हो, 10 लाख लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा आपको? चलिए, थोड़ी-सी और हम अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। आइए मेरे साथ-साथ ज़रा। ये 1-2 छोटे-छोटे वार्म अप वाले क्वेश्चन हैं, ये निपटा लेते हैं ताकि हम ऑर्डर वाइज़ आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, पहले ही मैं बता दूँ। सेल दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है और कह रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। सर ये क्या यार, इतने बड़े हो के हम ये क्वेश्चन करेंगे? कर लो यार, ऐसे कर लो, बुरा मत मानो, बस कर लो। देखो, सॉल्यूशन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट मैं कराना चाहता हूँ, अब आधा तो कराऊँगा नहीं क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अगर मैं आपकी इनकम स्टेटमेंट में ये दिखा दूँ कि देखो दोस्त, सेल कितने की थी? तो आप कहोगे सर सेल थी 50,000 की, वेरिएबल कॉस्ट थी 60%। 50,000 की वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से 50,000 की सेल, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट थी 60%। तो यानी 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? कंट्रीब्यूशन आ गई 40%, यानी कि 20,000। ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई बेटा? 20,000। अब आप एक काम करिए, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दीजिए। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 12,000। अब कितना अमाउंट बचा? जो बचा वो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 8,000। वो हमसे कहता है कि जाओ आप मेरे लिए डीओएल निकाल के लाओ, यानी आप मेरे लिए ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के लाओ। आप बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे आएगा? तो आप कहोगे ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर में चाहिए होता है और ईबीआईटी डिनोमिनेटर में चाहिए होता है। यानी हमें कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, यानी 20,000 अपॉन 8,000। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो क्या बचता है? 2.5। यानी हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? यानी हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज है 2.5। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। देखिए जो लिवरेज होती है वो कई किताबें टाइम्स में लिखती हैं। टाइम्स में लिखना गलत नहीं है, बट आईसीएआई अपने आंसर में टाइम्स यूज़ नहीं करता। जैसे 2.5 लिखेगा उसके आगे कुछ नहीं लिखता, खाली लिखता है। तो हम भी खाली लिखेंगे। मतलब समझे, इसके लिए कोई यूनिट वो एक्सप्रेस नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक तरह की रेशियो है, 2 चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, रेशियो आ रही है, तो उसे टाइम्स लिख सकते हैं, बट वो नहीं लिखता है ज़्यादातर, तो हम भी नहीं लिखेंगे। हम वो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जो आईसीएआई करंट टाइम्स में यूज़ कर रहा है। आजकल की किताबों में, आजकल के आंसर्स में, मॉड्यूल्स में आईसीएआई यूज़ नहीं करता टाइम्स, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको, मैंने क्या कहा? आप वो ट्रेंड फ़ॉलो करो जो आईसीएआई करता है। ये हो गया हमारे 7th का फर्स्ट पार्ट। अब आइए 7th के सेकंड पार्ट पे, जो मैं करवाना चाहता था। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। ये तो आप नींद में भी उठते तो खुद कर लेते, वैसे इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड पार्ट देखिए, इसकी ज़रूरत है। वो हमें कहता है फाइनेंशियल लिवरेज निकालनी है। हमने कहा अच्छा। अब एक बात अपने मन में चलाओ, मुझे फाइनेंशियल लिवरेज निकालनी है, तो मेरे मन में फॉर्मूले चलने लग गए फाइनेंशियल लिवरेज के, ठीक है। वो कहता है देखो मैं आपको बताऊँ कि नेट वर्थ है 25 लाख। अब डेट इक्विटी रेशियो है 3/1, इंटरेस्ट रेट है 12%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी दिया हुआ है। मैंने, याद है आपको? अब देखो ये छोटी-छोटी बातें पढ़ी हुई हो, रिवाइज़ की हुई हो तो याद आएँगी। अब एक बात बताओ, मैंने 2 बार ही आपको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कितने बच्चों को याद है? नाम चेंज कर दिया ना उसने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दिया। होता ईबीआईटी ही है, लेकिन नाम चेंज कर दिया उसने। तो आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम के वक़्त कि हाँ ऑपरेटिंग, बेटा अब ये छोटी-छोटी बातें हैं ना, क्लिक नहीं करेंगे तो बस हो गया, 2 मार्क गए। छोटा-सा क्वेश्चन है, प्यारा-सा 2 मार्क का, लेकिन आएगा तो ऐसे ही एमसीक्यू बन के।
ये अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूँ, मैं ना एमसीक्यू के क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ बीच-बीच में। मतलब मैंने इसमें 4 चॉइस नहीं लिखी हुई है, ये एमसीक्यू का ही क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि मैं एमसीक्यू की तैयारी नहीं करा रहा, मैं एंड में वैसे एमसीक्यू के सेशन भी लूँगा आपके लिए। आपको बड़े वाले केस बेस के एमसीक्यू कराऊँगा, लेकिन ये छोटे-छोटे वाले मैंने बुक के अंदर ही बीच-बीच में इंक्लूड कर रखे हैं। बट उनके चॉइसेस हटा दिए, वो जो एबीसीडी लिखे होते थे वो हटा दिए मैंने, कि खुद सॉल्व करो। ठीक है? ये हैं एमसीक्यू के ही क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन आपको दिखेंगे 2 मार्क वाले वो एमसीक्यू के ही हैं सारे। आइए, तो अब एक बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है यानी ईबीआईटी पता है। अब मुझे इंटरेस्ट पता लगाना है। मेरी बातों को सोचो, मुझे इंटरेस्ट पता लगाना है। आप मेरे साथ मुश्किलों में जैसे-जैसे मैं चल रहा हूँ वो चलो। सर, हमें ईबीआईटी पता है, यानी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है। ऐसा लिख दिया करो, एग्ज़ामिनर को इज़्ज़त मिलती है कि हाँ, बच्चे को पता था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी होता है, उसने ये बात एक्सप्लेन भी की है। 20 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें से हमें पहले माइनस करनी है इंटरेस्ट की फ़िगर, लेकिन इंटरेस्ट की फ़िगर पता होगी तभी तो माइनस करोगे। अब आप कहोगे सर मुझे तो पता है कि इंटरेस्ट की फ़िगर 12% है। बेटा 12% इंटरेस्ट का रेट है, लेकिन किस पर चार्ज होना है ये नहीं पता अभी। किस फ़िगर पर चार्ज होना है ये तो नहीं पता ना, तभी तो इंटरेस्ट निकलेगा, और जब इंटरेस्ट निकलेगा तभी तो अर्निंग बिफोर टैक्स निकलेगा, तभी तो ये आएगा और इन दोनों को डिवाइड करके लिवरेज आएगी। यहाँ पे आपके मन में एक फ़ॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। सुनिए, आराम से सुनिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विटी को ही नेट वर्थ कहा जाता है। इक्विटी को ही मालिकों का पैसा कहा जाता है। नेट वर्थ का मतलब होता है मालिकों का पैसा। बोलो, नेट वर्थ मीन्स मालिक लोगों का पैसा। समझ गए आप? लिखो, ये बात लिखो। कुछ बच्चों को ना हिंदी लिखने में मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊँ, ये हिंदी एग्ज़ाम में इतनी हेल्प करेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लिखो, नेट वर्थ मतलब होता है मालिक लोगों का पैसा। यानी इक्विटी, उसे बोलते हैं नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या होती है बच्चे? अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे, आपने कभी ऐसा सुना भी होगा, कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है? कह रहे तुम्हारी नेट वर्थ क्या है? कभी आपने किसी को कहते हुए सुना होगा तुम्हारी नेट वर्थ क्या है? नेट वर्थ मतलब तुम्हारे अपने पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? अपने पैसों के एसेट्स, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, स्टॉक सब मिलाकर तुम्हारी वर्थ कितनी है? आपके पास अपना कितना पैसा है? दैट इज़ कॉल्ड नेट वर्थ। क्या मेरी बातें समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? शाबाश! तो नेट नेट वर्थ आपकी है 25 लाख रुपया। तो यानी हमें ये बात पता चल गई कि इक्विटी है 25 लाख। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ, ठीक है? या ये अगर वर्किंग नोट नंबर 1 है तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। तो इक्विटी है 25 लाख। अब आपको सब कुछ समझ आने लगा कि अच्छा सर, अगर वो मुझे डेट इक्विटी रेशियो देता है और वो बोलता है डेट इक्विटी रेशियो 3/1 है, डेट इक्विटी रेशियो 3/1 है, तो मुझे डेट पता लग गई। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इक्विटी की वैल्यू 25 लाख रुपए पता है, 25 लाख पता है, तो हमें डेट पता लग गई। बताओ डेट कितने की है? तो डेट 75 लाख की है। डेट समझ आ गई थी सबको खुद? जल्दी बताइए प्लीज़। तुषार भाई, रुद्रा, क्लियर है बेटे? रुद्रा लाइब्रेरी पहुँच गए? शाबाश! तो अगर मैं यूँ कहूँ कि डेट 75 लाख की है, तो यदि हम 75 लाख रुपीस की डेट पे 12% को इंटरेस्ट निकालें, कितना होता है बेटे? किसने निकाला? 9 लाख। तो ये आ जाएगा 11 लाख। अब आ जाएगी हमारी फाइनेंशियल लिवरेज। बताइए बेटा, हमारी फाइनेंशियल लिवरेज कितनी आ जाएगी? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो यही फॉर्मूला बचेगा। यानी 20 लाख अपॉन 11 लाख। एक बच्चा मुझसे यही पूछ रहा था कि सर हम इसे लैक्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। तो 20 डिवाइडेड बाय 11, 1.818, तो 1.818 ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर है। अच्छा था ना? क्या नई बात सीखी? मुझे बताओ, इस छोटे से प्यारे से क्वेश्चन में, 2 मार्क के छोटे से क्वेश्चन में क्या नई बात सीखी तुषार? क्या नई बात सीखी? इसमें हमने ये नई बात सीखी कि सर नेट वर्थ दिया हो तो वो इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, और फिर डेट इक्विटी रेशियो से अगर मुझे इक्विटी पता हो तो डेट निकल आएगी, डेट निकल आएगा तो उससे इंटरेस्ट निकल आएगा। यानी पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नेट वर्थ ही इक्विटी है, इक्विटी पता लग जाएगी तो इक्विटी यहाँ मल्टीप्लाई होकर डेट निकल आएगी, डेट निकल आएगी तो डेट पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है बच्चा, प्लीज़ बताइए ये बात भी क्लियर हो गई आपको? थोड़ा लेवल बढ़ाएँ, थोड़ा-सा लेवल बढ़ा दें? कूल। इसको आप थोड़ा-सा एक दिल दे सकते हो वैसे, इस क्वेश्चन को मस्ट रिवाइज़ की कैटेगरी में डाल सकते हो। डालना चाहोगे कि नहीं डालना चाहोगे? बताइए जी, ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ठीक है। दिल बनाने का मतलब है इसे रिवाइज़ करना चाहिए हमें, इस क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेना चाहिए। ठीक है जी, 8th अभी रुक के कर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उम, थोड़ा-सा नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर बढ़ जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये बेसिक बातें समझ आ गई हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज़ आइए मेरे साथ। पीएल फोर्जिंग लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। एक कंपनी है जिसकी मैं आपको बैलेंस शीट दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट है हमारी। बैलेंस शीट में हमें टोटल एसेट पता लग गए, लायबिलिटी से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएँगे। बताओ कितने शेयर्स आ गए? अपने मन में यहीं पे निकाल लिया करो। 80,000 शेयर्स आ गए। डेट का इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की फिगर है वो कितनी आ जाएगी? 60,000 का इंटरेस्ट आ गया। अपने मन में ये सब बातें खुद आ जाती हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट भी बना के दे रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको कौन प्यार करेगा? इनकम स्टेटमेंट बना के खुद ही दे रहा है, खुद दे रहा है, कह रहा है ये ले बेटा तू क्या बनाएगा? इतनी बूढ़ी उम्र में तुम क्या बनाओगे? ये लो, मैं ही बना देता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये लो सेल, ये लो ऑपरेटिंग खर्चे, सीधा ईबीआईटी भी दे रहा हूँ और फिर इंटरेस्ट भी निकाल के दे रहा हूँ और फिर आपको मैं ईबीटी भी दे रहा हूँ, फिर टैक्स भी माइनस करके दे रहा हूँ, ईएटी भी। जानबूझ के उसने फॉर्मेट चेंज कर रखा है। थोड़ा-सा फॉर्मेट हिला रखा है ताकि आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाओ। कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो ईबीआईटी चाहिए होती है, ईबीटी चाहिए होती है, वो दोनों हैं आपके पास। ठीक है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड एट द करेंट लेवल ऑफ सेल्स। यानी वो ये कहता है जो अभी हमारी सेल है, ये जो हमारी अभी की सेल है, इस सेल पे आप इन तीनों को डिराइव करो। किस-किस को? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज को। कौन-कौन सी 3 लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। इन तीनों को वो कहता है कि जी आप मेरे लिए डिराइव करो। ठीक है, कर देंगे। फिर वो कहता है कि पहले यहाँ तक करते हैं, अब उसमें 1-2 बातें और पढ़ो आगे, ध्यान से पढ़ना ये बात। इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। देखो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला ये जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन को छोड़कर वो बाकी सारे वेरिएबल हैं। यानी मुझे ये बात समझ आ गई कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 60,000 की है और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 की है जो डेप्रिसिएशन की है। सिर्फ डेप्रिसिएशन ही फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या मेरी बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? मैंने आपसे एक बात बोली कि ये जितनी भी हमारी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसमें से डेप्रिसिएशन 60,000 की है और उसने बोला डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी सब वेरिएबल है। आप एक एक रेस्टोरेंट में खाना, आप एक जगह खाना खाने गए, किसी के घर पे या किसी शादी में गए। उसने आपको बोला कि इन 3 डिशेज़ को छोड़कर बाकी सब कुछ वेजिटेरियन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको आपके मित्र ने बताया कि ये 3 डिशेज़ एबीसी छोड़कर बाकी सब वेजिटेरियन है, तो इसका मतलब ये डिशेज़ नॉन वेजिटेरियन है। यही मतलब हुआ ना इस बात का? अब मैं अगर आपको ऐसे ही बोलूँ कि अरे बेटा डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी सब खर्चे वेरिएबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। इसका मतलब हुआ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। थोड़ा बेटा अनदेखी बात भी सुना करो, है ना? जो वो लाइन्स के बीच में बोलना चाहता है उसे भी समझो। आइए, लिखिए मेरे साथ-साथ। ये भी बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, सरल क्वेश्चन है। थोड़ी-सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 11 पहले हम बनाते हैं अपने हिसाब से इनकम स्टेटमेंट। थोड़ी-सी स्पीड पकड़ेंगे, तेज़ी से पहले हम अपने हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब आपके मन में बुरे-बुरे भाव आ रहे हैं एग्ज़ामिनर को लेकर कि क्या फ़ायदा हुआ? इनकम स्टेटमेंट बना कर दी, वो भी सही से नहीं बना कर दी, हमें दोबारा बनानी पड़ रही है। उल्टा उसमें कन्फ्यूजन और क्रिएट कर दी हमारे लिए। कोई बात नहीं बेटा। सेल देखो, सेल थी 3,40,000, 3,40,000 रुपीज़ की सेल थी। सेल में से पहले आप माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट थी 60,000 की, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, बाकी सारे खर्चे वेरिएबल हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? बताइए। माइनस करिए इसे।
व्हाट इज द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन? 2,80,000। ठीक है, अब आप इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिए जो कि हमारी डेप्रीसिएशन है, वो भी 60,000 थी। अब जब हम इसे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाती है। ईबीआईटी कितनी थी? 2,20,000। देखो वो तो उसने पहले भी निकाल रखी थी। अब इधर देखो, वो तो उसने भी 220 निकाली हुई थी। अब इसके आगे की स्टेटमेंट तो उसने भी ठीक ठाक बनाई हुई है। इंटरेस्ट कितना है? देखो इंटरेस्ट होना चाहिए था 60,000 का, 60,000 का ही, 60,000 का ही इंटरेस्ट उसने भी दिखाया है। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना? अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये कितना बच गया? 160। अब इसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए। टैक्स कितना है बच्चे? टैक्स है 56,000। सीधा ही उसने अमाउंट में दिया हुआ है तो अमाउंट में ही लिख लो। आप भी ज़्यादा टेंशन मत लो कि कितने परसेंट आया, कैसे आया, वो मत निकालो। ठीक है जी। वैसे अगर आप टैक्स की परसेंटेज देखते तो कितने परसेंट बनता? परसेंटेज निकाल के देखी थी किसी ने कि अगर मैं इस अमाउंट पे परसेंटेज निकालता तो कितनी बनती? बताइए। 35%। तो एक बच्चे ने बताया कि इस पे 35% अगर आप निकालते तो इतना टैक्स बनता, यानी हमें टैक्स की परसेंटेज भी समझ आ गई। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो या फिर इसी को ईएईएस बोलो, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो ये कितना बचेगा? 1,04,000 रुपीज़, जिसे ईएटी बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, कुछ भी नाम दो। ठीक है जी। अब उसने हमसे 3 चीज़ें पूछी हैं। कौन कौन सी? ए पार्ट में ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज। आइए ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ज़रा जल्दी से, ऑपरेटिंग लिवरेज फुल स्पीड में करेंगे थोड़ी। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो यानी आप ये कह सकते हो कि 2,80,000 अपॉन 2,20,000। ज़रा जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता दो इसका। 2,80,000 डिवाइड बाय 2,20,000, तो 1.27 टाइम्स। चलो टाइम्स नहीं लिखते हम, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है बेटे? अगर आप टाइम्स में लिखा होगा तो कोई मार्क्स नहीं कट सकते आपके। ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हम आते हैं अपनी फाइनेंशियल लिवरेज पे। बताइए जी, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी कि 2,20,000 अपॉन ईबीटी। ईबीटी इज 1,60,000, यानी 1.375 टाइम्स। ठीक है। और अगर हम कंबाइंड लिवरेज की बात करें तो फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी 2,80,000 अपॉन 1,60,000, यानी इसका फॉर्मूला 1.75। ठीक है जी, ये भी हमें समझ आ गया। तो हमें ए पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व होके यहाँ पे मिल गया। ये तो सर बच्चों वाला पार्ट था। इसमें सिर्फ एक बात सही ये वाली अच्छी थी कि भाई हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कैसे किया। इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं था इस पार्ट में। इसके अलावा कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सीधा-सीधा स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन था। एग्री और डिसएग्री? मतलब इन दोनों पॉइंट्स के सिवा इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन इसका बी पार्ट अच्छा है। आइए बी पार्ट पे। ठीक है ना? सॉल्यूशन नंबर 11 के बी पार्ट पे आइए। देखिए, वो ये कहता है इफ द टोटल एसेट रिमेन्स द सेम लेवल, मतलब टोटल एसेट जितने थे उतने ही रहे, बट द सेल्स इंक्रीज बाय 20% या फिर डिक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर एट द न्यू सेल लेवल। वो कहता है हमारी ईपीएस कितनी होगी नए सेल लेवल पे। नए सेल्स लेवल पे ईपीएस कितनी होगी? आपको मेरी बात समझ आती है मैंने क्या कहा? अब थोड़ी देर के लिए आप पेन रख दीजिए, मुझे कराने देंगे, बाद में कॉपी करेंगे। ठीक है। देखो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। प्लीज पेन रख दीजिए, मुझे समझाने दीजिए। एक तरीका हो सकता है कि हम पूरी पूरी स्टेटमेंट दोबारा बनाएं,
20% सेल रिड्यूस करके और 20% सेल इंक्रीज करके पूरी स्टेटमेंट दोबारा बनाएं और नया ईपीएस डिराइव करके दिखाएं कितना आएगा। जब सेल 20% कम होगी तो वेरिएबल खर्चे भी 20% कम हो जाएंगे, जब सेल 20% बढ़ेगी तो वेरिएबल खर्चे भी 20% बढ़ जाएंगे। उस हिसाब से फिर पूरी स्टेटमेंट दोबारा बनेगी। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूला को यूज़ करके। क्योंकि देखो, इस बात को समझो, इसमें परसेंटेज चेंज सेल की दी हुई है और मांग रहा है ईपीएस। तो बताओ सेल और ईपीएस का कौन सा फॉर्मूला होता है? इधर देखो, इन तीनों फॉर्मूलाज को देखो। इन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आती है? क्योंकि वो परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमें दे रहा है और वो हमसे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मांग रहा है। मतलब ईपीएस में पता लगाने के लिए कह रहा है कि ईपीएस नया कितना है। तो अगर मैं डीसीएल यूज़ कर लूँ तो मैं जल्दी निकाल सकता हूँ। अगर मैं डीसीएल यूज़ कर लूँ तो मैं जल्दी निकाल सकता हूँ। एक काम करेंगे, हम इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ी सी मेहनत करते हैं इस क्वेश्चन में। हम पहले पुराना ईपीएस निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं तो मेरे पास पुराना ईपीएस कितना था? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे बेटे? 80,000। यदि मैं इसे 80,000 से डिवाइड कर दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे पास ओरिजिनल ईपीएस कितना था? आप कहोगे 1.3 रुपीज़ पर शेयर ओरिजिनल ईपीएस था। ठीक है जी। अब अगर हम सॉल्यूशन नंबर 11 के बी पार्ट को सॉल्व करें, सॉल्यूशन नंबर 11 के बी पार्ट को सॉल्व करें। ठीक है जी, तैयार हो आप मेरे साथ पढ़ने के लिए? अब देखना, पहले अच्छे से सुनना। उन्होंने इसके भी दो पार्ट दिए हैं, एक है इंक्रीज इन 20% सेल और दूसरा है डिक्रीज इन 20% सेल। तो इसके हम दो हिस्से कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट 20% इंक्रीज इन सेल्स और सेकेंड पार्ट 20% डिक्रीज इन सेल्स। यानी सेल 20% बढ़ाई भी जा सकती है और सेल 20% घटाई भी जा सकती है। यानी सेल 20% बढ़ाई भी जा सकती है और सेल 20% घटाई भी जा सकती है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो एक काम करते हैं, देखिए अच्छे से समझिए। डीसीएल का मतलब क्या होता है? डीसीएल का मतलब होता है परसेंटेज। अब इधर देखो, इंक्रीज इन ईपीएस अगर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स होगा, और डीसीएल का मतलब होता है परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस अगर परसेंटेज डिक्रीज इन सेल होगा। ऑब्वियसली अगर सेल डिक्रीज होगी तो ईपीएस कम होगी और अगर सेल बढ़ेगी तो ईपीएस बढ़ेगी। यार एक बात बताओ, अगर एक बिजनेस की सेल बढ़ती है तो अर्निंग बढ़ेगी और अगर एक बिजनेस की सेल कम होती है तो अर्निंग घटेगी, है ना? अब मुझे बताओ डीसीएल कितना था? 1.75। तो आप मुझे बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस कितना है? जब 20% सेल ऊपर गई है तो 20 को 1 पॉइंट, देखो एक काम करो, 20 को 1.75 से इंटू कर दो बेटे, 35%। तो ये आ जाएगा 35% इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। यानी ईपीएस कितना बढ़ेगा? 35%। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमारा ओरिजिनल ईपीएस कितना था? 1.3 और उसमें 35% इंक्रीज कर दो तो न्यू ईपीएस कितना आ जाएगा? कोई मुझे बताएगा बेटा कितना आ जाएगा? 1.3 प्लस 35%, 1.755। यही आ रहा है 1.755। ये हमारा नया ईपीएस का आंसर है। अगर सेल इंक्रीज हुई है, अगर सेल इंक्रीज हुई है तो नया ईपीएस ये है। कितने बच्चों को ये बातचीत समझ आई? देखो इस तरीके की प्रेजेंटेशन से क्या है, एग्जामिनर को ये बात समझ आती है कि अच्छा ये बच्चा पढ़ा लिखा है,
इसे फॉर्मूलाज आते हैं, इसे फॉर्मूला की एप्लीकेशन करनी भी आती है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना भी आता है। सिर्फ फॉर्मूला अंधाधुंध नहीं पढ़कर आया हुआ, फॉर्मूला इस बच्चे को अप्लाई करना भी आता है। क्या मेरी बात समझे आप, मैंने क्या कहा? यानी इस बच्चे को फॉर्मूला पढ़ना भी आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना भी आता है, दोनों बातें आती हैं इसे। ऑल राइट, कूल। आपको ये सारी बातें समझ आ गई, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। अच्छा, ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, सेकंड पार्ट आप स्वयं कीजिए, मैं वैसे करवा रहा हूँ, बट आप मेरे आंसर को मत देखिए, आप खुद करिए। कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा था? 0.845। सभी का ये आ रहा था? शाबाश राकेश, सलोनी, साग्निक, काजल, अभिजीत, तुषार, शाबाश बेटे। ऋषिकेश, आपका भी यही आंसर आया था बेटे? अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्तम। तो आपको परसेंटेज चेंज की भी थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन समझ आने लगी है कि परसेंटेज चेंज को अप्लाई कैसे करते हैं। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं, है ना? जैसे जैसे आप एक एक लेवल पार करते जाओगे, मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी करके दिखाऊं या समझ आ गया? एक बारी कर लेते हैं, चलो एक बारी कर लेते हैं, बट आप एग्जाम में मत करना, एग्जाम में ऐसे ही करना। बट अगर कभी इस ये अटक गया, आपको ये रिकॉल नहीं हुआ, तो आपको स्टेटमेंट वाला भी तरीका आना चाहिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। लिखो, क्योंकि उससे भी कुछ बातें समझ आएंगी। ऐसे लिखिए, सॉल्यूशन नंबर, ये साथ साथ लिखिएगा, ऑल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व, यूजिंग स्टेटमेंट मेथड। यानी यदि हम स्टेटमेंट मेथड को इस्तेमाल में लाएं, यानी हम स्टेटमेंट मेथड को, इनफैक्ट पता है कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर यही अच्छा आसान है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। देखो कुछ बच्चों की ना बुद्धि जो होती है वो एकदम ऐसे अ, अब क्या बोलूँ मैं, ईमान सच सच बोल दूँ, वो जो होती है बुद्धि होती है फॉलोइंग ब्रेन, जिसे बोलते हैं ना गाय भैंसों वाली बुद्धि। क्यों कहते हैं ज़्यादा माइंड में टेंशन नहीं चाहिए अपन को, जैसे दुनिया जा रही है वैसे साथ साथ चलेंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें दुनिया में, वैसी बुद्धि होती है। तो वो कहते हैं अरे ठीक है, कट रही है ना ज़िंदगी, देखो क्या करेंगे। वो ये कहेंगे कि बेटा देखो, कि दोस्तों देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 20%, सुनिए ज़रा, इंक्रीज़ इन सेल हो रहा है, अगर मैं कहूँ 20% इंक्रीज़ इन सेल्स हो रही है, और अगर मैं कहूँ कि 20% डिक्रीज़ इन सेल हो रही है, तो देखो क्या होगा। वो कहते हैं भैया देखो, जहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, पहले बताओ पुरानी सेल कितनी थी? पुरानी सेल कितनी थी, जल्दी बताओ। पुरानी सेल थी 3,40,000। पुरानी सेल कितनी थी? 3,40,000, है ना? तो इसमें 20% बढ़ा दो या 20% घटा दो। तो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर अपना ऑन रखना, एकदम फुल स्पीड में। 340 प्लस 20%, तो ये आ गया 408 लैक्स, 408,000। अब इसमें से माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट। पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारी, ज़रा कोई मुझे बताएगा? पहले वेरिएबल कॉस्ट थी 60,000। कितनी थी? 60,000 की थी, राइट। अब उसे 20% बढ़ा दो, तो 60,000 का 20% 12,000 बढ़ जाएगा, तो 72,000 बढ़ जाएगी।
और इसी तरीके से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 336,000। अब इसमें से माइनस कर दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पहले भी 60 थी, वो चेंज नहीं होती। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट। लेवल चेंज होने से, बिजनेस बढ़ाने से या घटाने से फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। मतलब अगर आप ज़्यादा आउटपुट बनाओ या कम आउटपुट बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। तो ये आपके पास आएगी EBIT। तभी तो इन कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। तो ये कितना है? 336 माइनस 60 यानी 276। अब आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करिए। इंटरेस्ट तो पहले जितना जाता था अभी भी उतना ही जाएगा। 60,000 ही जाता था, अभी भी 60,000 ही जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया जी? 216। अब इसमें से टैक्स चला जाएगा। अब टैक्स 35% जाएगा। याद है आपको टैक्स का 35%? इसीलिए मैंने परसेंटेज निकलवाई थी। अब आप समझ रहे हो चालाकी कितनी थी? याद है मैंने वहाँ परसेंटेज निकलवाई थी आपसे। क्यों निकलवाई थी? इसलिए निकलवाई थी कि बेटा जब स्टेटमेंट बनाऊंगा तब तो अमाउंट ऑफ टैक्स चेंज होगा। अमाउंट ऑफ टैक्स क्यों चेंज होगा? जब देखो मेरी बात को समझो, टैक्स लगता है इस पैसे पे, तो अगर ये पैसा चेंज हो गया तो टैक्स का अमाउंट भी चेंज होगा। अब एक अति मूर्ख बच्चा तो यहाँ भी 56,000 माइनस कर देता है, कहता है क्वेश्चन में दिया है। हे प्रभु, हाथ जुड़वा लो। 56,000 का टैक्स तब दिया था जब, एक बात को समझो, 56,000 का टैक्स तब था जब आपकी ईबीटी 1,60,000 थी। जब ईबीटी चेंज हो जाएगी तो टैक्स का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। नालायकों वाली बातें मत किया करो। टैक्स इनकम के ऊपर आधारित है, अगर इनकम चेंज होगी तो टैक्स भी चेंज हो जाएगा। कोई कहेगा ये बच्चे ग्रुप 1 पढ़ कर आए हैं, सारे कंसेप्ट पे आग लगा देते हो एकदम से, ग्रुप 1 पे एकदम मिट्टी का तेल डालते हो, आग लगा देते हो। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं समझना, ठीक है ना? 75,600 अत्यंत उत्तम। अब बताइए अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? इसी को EIS कैसे देंगे? 1,40,400। ठीक है, अब इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे थे 80,000, इससे डिवाइड कर दो। कोई है ऐसा वीर जिसे डिवाइड करके आंसर करना आता हो, जो हमें नए EPS की राह दिखा सके? तो नया EPS आ जाएगा 1.755। अब आप समझ रहे हो, ये वही सब कुछ हमने स्टेटमेंट बनाकर किया, जो हमने ऊपर वाला आंसर देखो, ये जो हमने स्टेटमेंट बनाकर उत्तर निकाला, बच्चे यही उत्तर तो हमने सीधे-सीधे निकाल दिया था। देखो यही उत्तर तो हमने ऐसे निकाल दिया था। अब आपको समझ आ रहा है कि दोनों मेथड पहुँचेंगे एक ही जगह। अब आप एक बना स्टेटमेंट करेगा तब भी उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक जना ऐसे करेगा तब भी उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये भी एक रास्ता है निकालने का, ताकि आपका दिमाग परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला को यूज़ करे, ताकि ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, ये सिर्फ किताबों में बंद ना रह जाए। इस फॉर्मूला की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता हो कि हाँ, जब सेल चेंज होगी तो EPS चेंज होगा, मैं इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये बात आपको पता हो, इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया था। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ज़रा जल्दी से डिक्रीज़ इन सेल वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ज़रा जल्दी से। बताइए, जब 340,000 में से 20% डिक्रीज़ हो जाएगी सेल, तो कितनी हो जाएगी? 272,000। और जब 60,000 में से 20% चला जाएगा तो 48,000 बचेगा। तो करो ज़रा, 272 माइनस 48, ये बचा 224,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो 60,000 ही होगी, 60,000 ही होगी। 164,000 माइनस 60,000, 104, उसका 35%, 36,400, 67,600 डिवाइडेड बाई 80,000, 0.845, 0.845। वो सेम ही आंसर डिराइव हो रहा है जो हमने पहले डिराइव किया था। ठीक है जी, आशा करता हूँ। वैसे एक बात बताना सच सच, अब बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कितने बच्चों को सेकंड मेथड, ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता है कि अरे सर इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, धड़ 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 करके स्टेटमेंट बनाएंगे, आंसर आएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अच्छा लगता है तो लगता है, कोई बात नहीं।
इसमें सिर्फ 2 ही फिगर तो चेंज करनी है, वेरिएबल कॉस्ट और सेल, बाकी तो अपने आप ही सेम ही आ रही है, मतलब सेम फॉर्मेट ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। मार्क्स दोनों पे पूरे मिलेंगे, ऐसे करो तब भी पूरे मार्क्स हैं, ऐसे करो तब भी पूरे मार्क्स हैं। और कोई भी प्रेफर्ड नहीं है, अगर कोई एक मेथड प्रेफर्ड होता तो मैं लिखवा देता कि ये मेथड प्रेफर है। इस क्वेश्चन में कोई भी मेथड प्रेफर नहीं है। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें यहाँ तक समझ आ गई? सभी को समझ आ गई? शाबाश, बहुत बहुत शाबाश। थोड़ा सा लेवल में और एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आराम से समझना। अब यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूलाज है ना, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। इसकी सच में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़िए। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड, बेटा एक कंपनी है जिसका नाम है टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड, अच्छा नाम है ना? ठीक है भाई, जो भी उसके मम्मी पापा ने नाम रखा है वो ठीक है। और वो कहता है उसकी सेल रेवेन्यू है 20 रुपीज़ पर यूनिट। वो कहता है कि हमारी सेल रेवेन्यू कितनी है? 20 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, आउटपुट है 20 लाख का। 20 लाख रुपए का, नहीं ध्यान से पढ़ो, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। आप पता है भाषा के जाल में फंसा देता है। अभी फंस जाता, अभी मैं भी स्लिप हो जाता अगर मैंने वो रुपीस का सिंबल ना पढ़ा होता। एक बार जरा पढ़ना, एक बार स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। अच्छा आप मुझे सेल बताओ, इस क्वेश्चन में सेल कितनी है? क्या इस क्वेश्चन में सेल 400 लाख है? नहीं है। लग रहा है ऐसे कि 400 लाख है, पता है क्यों? मैं अभी इंटू कर देता, अभी मैं तेजी में इंटू कर देता। मैं पता है क्या सोचता कि अरे 20 रुपए का एक यूनिट है, 20 लाख यूनिट बेचे हैं, 20 रुपए इंटू 20 लाख तो 400 लाख हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है द सेल रेवेन्यू एट द रेट ऑफ रुपीज 20 पर यूनिट इज 20 लैक्स, यानी सेल रेवेन्यू 20 लैक्स है, क्योंकि इसके साथ रुपीज मेंशन है, यानी ये फिगर रुपीज में है, यानी ये ऑलरेडी सेल्स की वैल्यू है, यानी ये आउटपुट नहीं है। आपको इंग्लिश बड़ी बुरी भाषा है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। भाषा जो है ना, भाषा शैली पे बहुत प्रयोग होना, बहुत कमांड होना चाहिए आपका। अब मेरी बात को बुरा ना माने, यदि आपको इंग्लिश भाषा पे ज़्यादा आपका कमांड नहीं है, तो आप पूरे सीए की जर्नी में बहुत जगह ट्रबल में आओगे, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट बहुत बार लैंग्वेज में फंसाता है। क्वेश्चन आसान होगा लेकिन लैंग्वेज में फंसा देगा। अब ये सरल सा एग्जाम्पल है, अब सीधा भी तो कह सकता था कि सेल इज 20 लाख, सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज़। भाई खुद ही कहता सेल्स 20 लाख की है और सेलिंग प्राइस 20 रुपए का है, बात खत्म हो जाती, बच्चे को समझ आता है। लेकिन नहीं, वो क्या लैंग्वेज लिख रहा है, द सेल रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सेलेंस लिमिटेड इज रुपीज 20 लैक्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी हर एक यूनिट जो हम बनाते हैं उसको 20 रुपए का बेचते हैं। लैंग्वेज ऐसी लिखता है। चलिए लिखिए मेरे साथ, करिए इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन नंबर 13, प्यारी प्यारी इनकम स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हुए। स्पीड पकड़ा करो यार मेरे साथ ना, थोड़ी थोड़ी। फास्ट ट्रैक बैच है, थोड़ा तो फास्ट लिखो। आइए सेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हमें ये बात पता है कि 20 रुपए का एक यूनिट बिकता है, तो ज़रूर 1 लाख यूनिट बिकते होंगे, तभी तो 20 लाख रुपए की सेल होती है। आप भी चालाक बनो ना। ठीक है जी, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको, मैंने क्या कहा? मैं दोबारा कहता हूँ, देखिए यदि मैं यूँ कहूँ कि सेल है 20 रुपए की 1 लाख यूनिट, 20 रुपए की 1 लाख यूनिट तो 20 लाख रुपए की सेल है, परफेक्ट है। आगे पढ़ो। यहाँ तक की बात मुझे समझ आ गई। कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 10 लाख, हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 10 लाख रुपीस। तो अगर मुझे सेल पता है, तो सेल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं बैलेंसिंग फिगर से,
तो मुझे कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी पता है। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपीस पता है, तो मुझे ये भी पता है कि बैलेंसिंग फिगर से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 10 लाख ही होगी। ऑब्वियसली 20 लाख सेल, 20 लाख कंट्रीब्यूशन, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10 लाख, मतलब 10 लाख है। अगर ये 20 है, ये 10 है, तो फिर ये 10 लाख होगी। परफेक्ट, आगे पढ़िए। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द DOL ऑफ द कंपनी इज 2.5। एक बात बताइए, इफ यू नो DOL तो आपको EBIT आ जाएगा। देखो कैसे, इधर मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ आपके लिए। आप मुझे बताओ DOL का फॉर्मूला क्या होता है? DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। यही होता है ना बेटा फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, करेक्ट? तो अगर मैं आपको ये कहूं कि DOL है 2.5, DOL कितना है? 2.5, कंट्रीब्यूशन है 10 लाख, तो आप मुझे बताएं कि हमारी EBIT कितनी है? EBIT ऊपर चला जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास EBIT कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपीस। EBIT आ जाएगा 4 लाख रुपीस। तो हम सीधा एक काम कर सकते हैं, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर से लिख देंगे और सीधा सीधा हम अपने लिए EBIT को वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाल के लाए हैं 4 लाख रुपीस। अगर ये 4 लाख रुपीस है, तो ये भी बैलेंसिंग फिगर से 6 लाख रुपीस है। यहां तक आप मेरे साथ साथ चल रहे हो बिल्कुल, और समझ भी आ रहा है मिश्रा जी? बताइए, समझ भी आ रहा है आप सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यानी हमें क्या पता था? हमें इस क्वेश्चन में सेल पता थी, हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करी, EBIT आ गया। परफेक्ट, परफेक्ट यहां तक, शाबाश। और आगे पढ़ते हैं, चलो। हाँ जी दोस्त, और क्या चाहिए? कह रहा है यार मैं क्या बताऊं तुम्हें अपने जीवन में, DOL मैंने निकाल लिया। फिर वो कहता है द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो, अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो जो भी फिक्स कॉस्ट है वो खाली इंटरेस्ट की है ना? एंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 1 लाख, द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 50% एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल इज 16%। कितनी सारी कहानी दे रहा है, ठीक है? अब देखो मेरी बातों को समझो, यानी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन इंटरेस्ट का रेट भी पता है, 16% के रेट से आएगा, लेकिन 16% किस वैल्यू का वो मुझे अभी नहीं पता। क्या आपको भी? मुझे डेट की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, मुझे नहीं पता अभी डेट की वैल्यू। कोई बात नहीं, थोड़ी पेशेंस रखिए। इसके बाद EBT आएगा, EBT में से टैक्स माइनस होगा। टैक्स कितना है? टैक्स का रेट है 50%। दोस्तों अगर टैक्स 50% है, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो जो यहां पे बचेगा EAT वही हमारा EAES भी हो जाएगा। अब इसे डिवाइडेड बाय अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं, तो मेरे पास EPS आ जाएगी। ठीक बात है सर। सर यहाँ तक की स्टेटमेंट तो ठीक बन रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसे फिलअप कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ चल रहे हो ना? मतलब आपको लॉजिक समझ आ रहा है अभी तक क्वेश्चन का? यहाँ तक का तो क्वेश्चन लॉजिक में क्लियर है। अब इसके बाद स्टेटमेंट कैसे चलेगी वो नहीं पता, क्योंकि हमें इन डेट का अमाउंट नहीं पता। अगर डेट का अमाउंट नहीं पता तो इंटरेस्ट नहीं आ सकता, इंटरेस्ट नहीं आ सकता तो EBT नहीं निकलेगी, टैक्स नहीं निकलेगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है शायद हमें, देखना। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, ये हमें पता है। तो हमें यहाँ पे डिवाइड बाय 1 लाख करना है, ये हमें पता है, ये ऑलरेडी पता है। चलो बेटा अब क्वेश्चन पे आइए, अब करते हैं क्वेश्चन को आगे। और क्यों मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि ये मस्ट रिवाइज कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, क्यों मैं चाहता हूँ कि आप इसे रिवीजन की लिस्ट में डाल दें। पढ़िए जरा, व्हाट इज द EPS? आपसे पूछ रहा है बताओ EPS कितनी है 20 लाख की सेल पे। अब हम कह रहे हैं भाई 20 लाख की सेल पे EPS कैसे निकालूं? मुझे तो डेट ही नहीं पता। जब तक मुझे डेट नहीं पता मैं निकाल ही नहीं सकता। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है देखो, एंड द अमाउंट ऑफ डेट, फिर वही बात, कह रहा है EPS निकालो, डेट निकालो। अबे कहाँ से निकालूं जब तक अमाउंट ऑफ डेट नहीं पता, EPS कैसे निकालूं? अब आगे की लाइन पढ़ो, ये है मेन लाइन। वो कहता है इफ a 25% decline in sale
विल वाइप आउट ईपीएस। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब आप जिंदगी में फंस जाते हैं और आप थोड़े से भी घबराते हैं तो आईसीएआई आपको एक भारी इंग्लिश की लाइन लिखकर आपको कंफ्यूज कर देता है। मैं दोबारा बोलता हूं, इस लाइन को पढ़ो। इस लाइन का मतलब क्या है? इसी लाइन का तो मतलब समझना है कि 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट ईपीएस। इसका मतलब पता है क्या है? इसे हिंदी में बोलता हूं। यदि सेल, एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? कह रहा है ईएटी जीरो। नालायक, ये नहीं लिखा है यहां कि ईएटी जीरो। ईएटी जीरो होगा तो ईपीएस जीरो होगा। एक बात बता, अगर ईएटी जीरो होगा तो फिर ईपीएस जीरो होगा, टैक्स भी जीरो होगा, फिर तो ईबीटी भी जीरो होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा 4 लाख का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा है, ये नहीं कहा है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। वो पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर, बोलो मेरे साथ, अगर सेल 25% कम हुई तो ईपीएस पूरा खत्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब है, इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिल भी इसी के साथ बनना चाहिए था। देखो, इसका मतलब है इफ सेल्स डिक्रीज बाय 25%, ईपीएस डिक्रीजेस बाय 100%। इसका ये मतलब है, वो ये कह रहा है, हिंदी में एक लाइन बोलूं कि बेटा अगर सेल 25% कम हुई तो ईपीएस पूरा साफ हो जाएगा। यानी वो ये नहीं कह रहा कि ईपीएस जीरो है, ईपीएस साफ हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि अगर सेल 25% कम हुई तो ईपीएस पूरा साफ हो जाएगा। यानी अगर सेल परसेंटेज डिक्रीज हुई 25% तो ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा 100%। विल वाइप आउट, वाइप आउट मतलब गायब, गायब मतलब 100% डिक्लाइन। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन ने इनडायरेक्ट तरीके से डीसीएल दिया हुआ है। सच देखो तो अगर आप लाइंस के अंदर अंदर पढ़ो तो उसने आपको छुपाकर डीसीएल दिया हुआ है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज डिक्रीज इन ई अपॉन सेल्स। तो यानी 100% अपॉन 25%, यानी डीसीएल 4 है। बस अब लॉटरी लग गई आपके हाथ। अगर अब आपको डीसीएल पता है तो डीसीएल से क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? डीसीएल पता है, आप समझो मेरी बात, आपको डीसीएल पता है, आपको कंट्रीब्यूशन पता है, तो आपको सीधा सीधा ईबीटी मिल जाएगी। आप डीसीएल का एक और फॉर्मूला लगाओ, बताओ डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप कहोगे सर डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है प्रेफरेंस शेयर है नहीं। ये बात बोली है क्वेश्चन ने, पढ़ो 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 क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। जब प्रेफरेंस शेयर नहीं होते तो डीसीएल का यही फॉर्मूला होता है। इधर देखो, डीसीएल का यही फॉर्मूला होता है जब प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। हमने पता है क्या किया? हमने पहले परसेंटेज वाले फॉर्मूला से डीसीएल निकाला, फिर उस डीसीएल को यहाँ रख दिया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। अब देखो, अगर मुझे ये पता है कि डीसीएल 4 है और मुझे पता है बच्चा कि कंट्रीब्यूशन कितना है, हमें 10 लाख पता है। यदि हमें ये बात पता है कि कंट्रीब्यूशन 10 लाख है बच्चा, तो बताओ आप ईबीटी कितना होगा? अब आप ये कहोगे सर ईबीटी 2,50,000 होगा। बस अब तो सब कुछ आ जाएगा। अब तो आसान ही आसान है। अब आपको ये बात समझ आ गई कि आईसीआई आपके अरमानों से खेलता है। वो लैंग्वेज ऐसी लिखता है कि सामने आंसर लिखा होगा फिर भी नहीं दिख रहा होगा बच्चे को। यही फ़ायदा, देखो एक बात बताऊँ, कोचिंग का यही फ़ायदा है। फ़ॉर्मूले तो मैं यूट्यूब पे वैसे भी सिखाता हूँ। बट क्लास के अंदर ये टेक्निक्स बताई जाती हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे, अप्लाई कैसे करना है। अब एक बच्चे ने सिर्फ़ फ़ॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो भी वो अप्लाई नहीं कर पाएगा शायद, अगर उसे उस लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन नहीं समझ आती एग्ज़ाम में। ये दोबारा बताऊँ या क्लियर है? अगर आप येस बोल देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा वैसे शायद। सभी को क्लियर है? कूल। तो ईबीटी आ गया। अब आप कहाँ रखोगे बेटे इस स्टेटमेंट में ईबीटी कहाँ जाएगा? देखो, स्टेटमेंट में 2,50,000 को यहाँ रख सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, 2,50,000। अगर ये 2,50,000 है तो इसका 50% टैक्स जाएगा, यानी 1,25,000। यानी इसमें से 1,25,000 ईएईएस बचा, यानी उसे अगर आप डिवाइड बाय 1 लाख कर दोगे तो 1.25 रुपीज़ आ जाएगा बेटा। 1.25 रुपीज़ का हमारा ईपीएस आ गया, है ना?
और उल्टा भी जा सकते हो, बेटा बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो आप इन दोनों से। सोचो ना, आप इन दोनों फिगर्स की बीच की फिगर को बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,50,000। तो अब आप मुझे ये बताओ डेट कितनी होगी? देखो ना, अगर 16% ऑफ डेट 1,50,000 होता है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर से आया है, तो आप डेट की अमाउंट भी निकाल सकते हो चाहो तो। देखो कैसे? अब आप इधर वर्किंग नोट नंबर 3 बना दो और आप ये कह दो कि 16% ऑफ डेट जो होता है वो 1,50,000 होता है, यानी 0.16 ऑफ डेट। 16% मतलब 0.16 हो जाता है, 16/100 0.16 बनता है। तो इसे ऐसे कर दो। तो आप मुझे बताओ आपके पास डेट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 9,37,500। ज़्यादातर बच्चों ने बताया 9,37,500। ये हमारी डेट है। यदि ये हमारी डेट है तो हमें डेट भी मिल गई, तो हमारा मेन आंसर क्या है? अगर हम मेन आंसर को लिखें अपना, सो मेन सॉल्यूशन में उसने हमसे 2 चीज़ें पूछी थी। कौन-कौन सी 2 चीज़ें पूछी थी? उसने हमसे एक तो क्या-क्या 2 बातें पूछी थी, याद है आपको? उसने हमसे कहा था कि आप मुझे ना ये बताओ कि ईपीएस कितना है और अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल कितनी है। 2 बातें उसने पूछी थी। तो आप बोलोगे ईपीएस है रुपीज़ 1.25 पर शेयर, हर एक शेयर पे इतना ईपीएस है। और अमाउंट ऑफ डेट कितनी है हमारी? तो आप कहोगे अमाउंट ऑफ डेट है 9,37,500। ये हमारी अमाउंट ऑफ डेट है। सो नाउ वी नो ईपीएस, नाउ वी नो अमाउंट ऑफ डेट। क्या ये बातचीत क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए जी, आप एक काम करिए, अब आप इतने पोर्शन को अच्छे से रिव्यू कीजिएगा आज, है ना? आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। आप इतने पोर्शन को रिव्यू करिएगा और ये जो बुक का फॉर्मेट है ये आपके पास पहुँच जाएगा आज ड्राइव में आपकी। और आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में ट्राई करना है। इसमें एक जगह आप अटकोगे, बट चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं बचाने आ जाऊँगा। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन ट्राई करके आओ। उसमें 2 जगह आप अटकोगे, 2-3 जगह अटकोगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन आप करके आओ और जहाँ-जहाँ आप अटकोगे वहाँ फिर मैं आपको बचा लूँगा, ठीक है ना? चिंता ना करें। घबराएँ नहीं बिल्कुल भी।